बहुत ज़्यादा खुश रहना है। ये जो टाइम है, ये टाइम में अगर आप दुखी रहेंगे तो आपका इम्यूनिटी पावर कम होगा। इसलिए खुश रहे, हंसते रहे और एकदम बेफिक्र रहे। मतलब ऐसा है जिंदगी का 20, ठीक है, मतलब जिंदगी में ऐसे ना सोचे कि हमारा 21 डेज हमारा लॉक्ड हो गया, हम कहीं पे दुखी होके फंस गए। जो आप ऐसे सोचेंगे तो आप दुखी दुखात्मा ही रहेंगे। इसलिए क्या होना है ना, सबसे पहले खुश रहना है और हंसते रहना है। घर में रहे, जहां भी रहे, गर्लफ्रेंड से मिल नहीं पा रहा है तो गर्लफ्रेंड से मोबाइल में बात कर ले, फोन में बात कर ले, ठीक है, वीडियो कॉल कर ले, सारे तो अवेलेबल है ना। लेकिन ये दुखी दुखी होके बैठे ना रहे। इसलिए हमारा अभी जो जरूरत है, हमारा तबीयत को, हमारा जो हेल्थ है, उस हेल्थ को बहुत अच्छा रखने का जरूरत है। ठीक है, हेल्थ जितना स्ट्रांग रहेगा, इम्यूनिटी पावर जितना स्ट्रांग रहेगा, तो आपको कभी भी कोरोना वायरस तो क्या कोई भी वायरस पकड़ नहीं पाएगा। जो बात मैं कह रहा हूं एकदम कान खोल के सुन लो। ये जो लॉक इन पीरियड है, इस लॉक इन पीरियड में, ठीक है, लॉक इन लॉकडाउन जो भी बोलो, ये जो पीरियड है, इस टाइम में हमारा हेल्थ में बहुत ज़्यादा फोकस करना जरूरी है। और हेल्थ में कोई ज़्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है, उसके लिए ज़्यादा कुछ चीज़ लेने का जरूरत नहीं है। सीधा जरूरत क्या होता है ना, आप खुश रहे और आप हंसते रहे। जो बात मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, रोहित शुक्ला प्रैक्टिस विद मंडल सर अभी आ गए, ठीक है। मंडल 6 बजे बोला था, 6 बजे आ गया, ठीक है, 6 बजे बोला तो 6 बजे आ गया। तो इसलिए जो है कल हमारा पर्टिकुलर कुछ काम था, इसलिए थोड़ा लेट हुआ था, नहीं तो हमारा जो है कभी भी ऐसे जुगाड़ नहीं चलता है। तो बात ध्यान रखें कि आप अभी घर में हो, आप दुखी ना रहे, आप हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, घर वाले के साथ मुस्कुराते रहे, ठीक है। जितना आप खुश रहेंगे तो ठीक है, तो जितना खुश रहेंगे, ठीक है, शुभम तो, ठीक है, नमस्ते कोई बात नहीं, ठीक है, मयंक तो, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है कि हमें क्या करना होगा, हमें हमेशा खुश रहना होगा। और जितना हम खुश रहेंगे, जितना हम खुश रहेंगे, जितना हम जो है हंसते रहेंगे, उतना ही अच्छा है। तो इसलिए जो मैं सजेस्ट करता हूँ, ये कपिल शर्मा का जो शो है वो बीच बीच में देखना, उससे आप हंसते रहोगे। और सारे लोग, घर वाले सब मिल के देखना। जो कपिल शर्मा शो होता है उसका यूट्यूब में जो बहुत सारे वीडियोस हैं वो देखते रहना, तो आप जो है हंसते रहोगे। और आप ध्यान रखिए, जितना आप हंसते रहेंगे आपका इम्यूनिटी पावर उतना बढ़ता रहेगा, आपको कोई भी वायरस बैक्टीरिया टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सब इलाज जो है, आपको ये सब इलाज जो है उसके लिए मेडिसिन का कोई जरूरत नहीं है। हमारा लाफ्टर थेरेपी सफिशिएंट है। और इसलिए पहले जिंदगी में खुश रहना है और उसके साथ साथ जो है हमें हमारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। और हमारा हमेशा आप भी कोशिश करें कि लाइफ में अगर जीना है, जिंदगी जीना है, तो आपको रिलेशंस मेंटेन करना है, तो उसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी जो है एक बहुत तोप टाइप का बात आता है कि बुलाती है लेकिन जाना नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें कि बुलाती है लेकिन जाना नहीं, तो जाना भी नहीं, आना भी नहीं। मेन बात हो रहा है, जाना भी नहीं है, आना भी नहीं है। तो ये बुलाती है लेकिन जाना नहीं और आना भी नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि हमेशा खुश रहे। और जो टीवी है, नहीं तो आपका लैपटॉप का मोबाइल है, उसमें जो है कपिल शर्मा शो बीच बीच में देखते रहे। सारा दिन देखने का नहीं बोलना, दिन में 1 घंटा भी देखे, लाफ्टर थेरेपी हो जाएगा। और अगर लाफ्टर थेरेपी हो जाएगा तो आपका इम्यूनिटी पावर एकदम ऊपर चढ़ जाएगा। और अगर इम्यूनिटी पावर ऊपर चढ़ जाएगा तो आपको दुनिया का कोई भी वायरस टच नहीं कर सकता। सबसे खुशी का बात है, मैं एकदम दिल से बहुत खुश हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे साथ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब 99% स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ा रहता है। और आज तक, अभी तक हमारे पास हमारा कोई भी स्टूडेंट, मेरा जितना भी स्टूडेंट है इस धरती में, कोई भी स्टूडेंट आज तक जो है कोरोना से अफेक्टेड नहीं हुआ। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुश रहने से आपका जो है कोई भी कोरोना वायरस आपको टच नहीं कर पाएगा। ये बात ध्यान रखें। खुश रहने से आपका इम्यूनिटी पावर ज़्यादा रहेगा,
खुश रहने से और हंसते रहने से। इसलिए खुश रहे और हंसते रहे, तब जाके इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होगा। और अगर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होगा तो आपको कोई भी वायरस टच नहीं कर पाएगा। मैं इस बात को मेरा बोलते हुए एंड इस बात को सोचते हुए भी मुझे बहुत एकदम दिल से खुशी महसूस हो रहा है कि देखो कि हमारा जो एक भी स्टूडेंट है आज तक कोरोना से अफेक्टेड नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ये बात मैं बता दूं, आप भी सबको बताओ। ये जो 21 डेज लॉक इन किया गया, लॉक इन की लॉकडाउन, लॉकडाउन जो आपका 21 डेज जो लॉकडाउन किया गया, ये क्यों किया गया? ठीक है, कुछ लोग अभी तक समझ नहीं पा रहा है, किसी को लग रहा है देखो कोरोना वायरस है उसलिए कर दिया गया। आप प्रैक्टिकली चीज को सोचो, आप इंजीनियर और डिजिटली चीज को सोचो। क्या डिजिटली सोचो? क्योंकि इंडिया में 130 करोड़ पॉपुलेशन है और हमारे पास जितना भी हॉस्पिटल है उसमें ये जो कोरोना वायरस में अफेक्टेड पर्सन है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए लॉकडाउन, ठीक है लॉकडाउन जो ये बोल रहा हूँ बहुत सही बात है, लॉकडाउन। तो आप देखो 21 डेज जो लॉकडाउन किया गया उसका कारण क्या है, उसको आप लॉजिकली सोचे, आप इंजीनियर हो, आप न्यूमेरिकली सोचे। न्यूमेरिकली क्या? न्यूमेरिकली ना 130 करोड़ लोग है, अगर हमारा 1 करोड़ लोग भी अफेक्टेड हो जाए कोरोना वायरस से, और होना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने सुने होंगे कि जो पहला 1 लाख लोग अफेक्टेड हुए थे उसके लिए 67 डेज लगा था। तो 67 डेज में 1 लाख हुआ, उसके बाद दोबारा जो 1 लाख एक इंक्रीज हुआ उसके लिए कितना दिन लगा? 11 डेज। अब सोचो 67 डेज से 1 लाख हुआ था, नेक्स्ट 11 डेज में आपका और 1 लाख हो गया, फिर उसके बाद और जो 1 लाख ऐड हुआ वो आपका 4 डेज में हो गया। आप इस तरह से बढ़ते रहे तो एक दिन में हो जाएगा और 1 लाख, ठीक है, उसके बाद जाके हाफ दिन में हो जाएगा, उसके बाद जाके मतलब ऐसे होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा। सिर्फ 4 डेज का भी बात नहीं है, वो इंक्रीज जितना होगा, जितना ज़्यादा अफेक्टेड लोग होगा उतना नंबर ऑफ अफेक्टेड पर्सन बढ़ता जाएगा और बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा। तो अगर इंडिया में 1 करोड़ लोग भी अफेक्टेड हो जाए कि हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हमारे पास ट्रीटमेंट का ही जुगाड़ नहीं है, तो अभी तक तो बहुत ही कम अफेक्टेड हुआ है, 500 लोग अफेक्टेड हुआ है, तो हमारे पास इतना हॉस्पिटल है जहाँ पे उसको हम मतलब ट्रीटमेंट दे पा रहा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो ये बोल रहा हूँ एक्सपोनेंशियली, जो यूज़ किया टर्म एक्सपोनेंशियली, बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया कि इसका ग्रोथ हमेशा एक्सपोनेंशियल होता है, तो उसको हमें अभी रोकना है। तो इसका अभी रोकना है, इसलिए सबको समझाओ, आपका घर में भी लोगों को समझाओ, आपका पड़ोस में भी लोगों को समझाओ, फोन करके लोगों को समझाओ, बाहर जाके समझाने का जरूरत नहीं किसी के घर में, आप फोन करके लोगों को समझाओ, व्हाट्सएप से समझाओ कि देखो ये जो कोरोना वायरस है उसको अगर रोकना है तो हमारे पास तरीका है कि हमें मिक्सिंग बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि ये जो चीज़ है हमारा जो वायरस का जो इंक्रीज है उसको रोकने के लिए हमें इसको बंद करना ही पड़ेगा, हमें लॉकडाउन होना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। और अभी तो जिन लोगों को अभी इफेक्टेड होता है उसका ट्रीटमेंट मिल रहा है। आपको लग रहा है कि ऐसे सबको ट्रीटमेंट मिल जाएगा? अगर 1 करोड़ लोग इफेक्टेड हो जाए, हम 1% लोग उसको नहीं दे सकते, ठीक है, उसको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, उतना इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि जो अफेक्टेड अगर बढ़ता रहे, एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहे, तब क्या हाल होगा सोचो। कोरोना से अफेक्टेड भी है, वो ऐसे ही रास्ता में पड़ा रहेगा, उसको देखने का कोई आदमी नहीं मिलेगा, ना तो कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी तक जो जुगाड़ है अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, लोगों को ढंग से समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बंद कर दिया, ठीक है, अभी जो है केंद्र सरकार ने बंद कर दिया, राज्य सरकार ने बंद कर दिया। अरे बंद आपके लिए किया गया, बंद इसके लिए नहीं, हमारा जो देश के हित में किया गया, आपके भी हित में किया गया। क्योंकि ये बात समझने का जरूरी है कि अभी तक हम ट्रीटमेंट दे पा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ अफेक्टेड पर्सन कम है। जैसे अफेक्टेड पर्सन ज्यादा हो जाएगा, हमारे पास हॉस्पिटल है, कहाँ हमारे पास ये फैसिलिटीज है कि हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, और ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो कहाँ जाएगा ना। उसको जो ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो बंदा को बाहर फेंक के रखना पड़ेगा, उसको ना कुत्ता भी नहीं देखने जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा ना, उसको जो है वो आदमी गया, मतलब वो आदमी का कोई मतलब नहीं रहेगा, और ना तो हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे, ना तो उसको फैसिलिटीज दे पाएंगे, भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि इमीडिएटली आप सबको लॉक इन होना बेहद जरूरी है। तो अभी हमारा वो जुगाड़ आ जाए कि हमारा जो सपोर्ट लॉकडाउन, सपोर्ट एवरी शुड सपोर्ट, इसमें 130 करोड़ लोगों को सपोर्ट करना है लॉकडाउन, तभी हमारा जो है इफेक्टिवली काम करेगा। और जैसे ही नंबर ऑफ केसेस कम होने लग जाएगा तो हम खुशी खुशी जो है फिर घूम पाएंगे,
ठीक है। तो जिंदगी में ऐसे जो टाइम आता है, जब डिफिकल्ट टाइम आता है, डिफिकल्ट टाइम में हमारा दिमाग को ठंडा लगा रखना है, दिमाग को ठंडा रखना है, दिल को जो है हमारा अच्छा रखना है, दिल को ऊंचा रखना है और हमारा जो है खुश रहना है, हंसते रहना है। इसके लिए मैंने बोला कि आपको जो है सबसे अच्छा जो लाफ्टर थेरेपी है वो होता है कपिल शर्मा जो शो है, वो जो आपका यूट्यूब में मिलेगा वो आप देखते रहे, ठीक है, मोबाइल में देखते रहे, किसी भी तरीके से सबके पास अभी इंटरनेट अवेलेबल होता है, तो इसलिए जो है आप देखते रहे, उससे हंसते रहेंगे तो इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगा, कोई भी वायरस आपको टच नहीं करेगा। एंड उसके साथ साथ सेफ प्रैक्टिस जो है वो करते रहे और सबको समझाए कि ये जो लॉकडाउन किया गया उसका कारण क्या है, कि हम एजुकेटेड पर्सन है, हम अगर ढंग से नहीं समझा पाए, डिजिटली लोगों को समझाए कि क्या डिजिटली प्रॉब्लम है, आप न्यूमेरिकल डेटा से लोगों को समझाए कि क्या होगा, ठीक है। आज के दिन अगर ज़्यादा ये बढ़ गया तो हमारे पास जो बेड है, हॉस्पिटल में बेड है, कितना बेड अवेलेबल है, तो उसके बाद अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो उस लोगों को क्या करोगे, फिर वो रास्ते में पड़ा रहेगा, फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसको ना ट्रीटमेंट मिलेगा ना तो कुछ मिलेगा। तो इसके लिए जो है सुशांत बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत खुशी की बात कर रहे हो, तुम्हारा 146 रैंक आया है, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। चलो अभी जो जितना भी लोग आईपैड कर रहे हो उसके बारे में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि आईपैड एग्जाम में आज तक, आईपैड एग्जाम जो है उसमें आज तक ये नहीं बताया कौन कौन सा कंपनी रिक्रूट करने जा रहा है, कितना हमें सैलरी देंगे, ठीक है, कौन सा टाइप का जॉब होगा। अगर ये सब कुछ नहीं बताएंगे तो हम कैसे भरोसा कर लें कि वो एग्जाम बहुत अच्छा है। और ऐसे गलत भी नहीं बता सकते क्योंकि वो लोगों ने पब्लिश करके रखा है और बड़े बड़े तोप आदमी का जो है उसमें टेस्टिमोनियल्स है, तो उसके कारण हम इसमें ज़्यादा ना नेगेटिव कमेंट करेंगे ना उसमें हम पॉजिटिव कमेंट करेंगे। जब तक जिस चीज़ में पता नहीं चलेगा मंडल को, जब तक 100% चीज़ गारंटेड नहीं पता चलता है तब तक बात नहीं करता है। ये सबको पता है, हमारा जितना भी स्टूडेंट है, ठीक है, इतना सालों से जो स्टूडेंट है, हजार लाख में जो स्टूडेंट है, सबको पता है। मंडल तभी बताएगा जब उसको करेक्ट पता है, और जब करेक्ट पता है सामने कोई भी हो, ठीक है, सामने प्राइम मिनिस्टर हो, तब भी मंडल वही बात बताएगा जो एक बार बता दिया, ठीक है। पहले हमने क्लियर करता है उसके बाद, इसलिए जो जुगाड़ है, चलो ये बात तो हो गया। अभी हम धीरे धीरे हमारा जो जुगाड़ है उसमें बताते हैं। तो हमारा जो जुगाड़ था कि अभी चैप्टर 2 शुरू करना है, ठीक है। इधर हमारा कोयल का आवाज़ भी आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। ऐसे खुशियाँ दुनिया में आते रहे, हम और अच्छा से खुश रहे। लेकिन टॉपिक हमारा दूसरा टॉपिक हुआ ना, अभी होगा एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग। जो हम अभी टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो होता है एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग। तो आप शुरू करो, पेज नंबर खोलो, कौन सा पेज नंबर कल हुआ था 17, कौन सा आएगा 18, तो पेज नंबर 18, वेरी गुड नीरज, तुमने सही बोला, पेज नंबर 18। देखो मिलके गुड इवनिंग, तुम आई हो, अभी जो है ये करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। रोहित, नीरज, किशन, शुभम, चलो पेज नंबर 18 खोला जाए। सारे लोग पेज नंबर 18 खोला। इसमें आपको मिलेगा एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग। अरे कैप लगाने के लिए मैं यहाँ पे जो है कैप लगा के जुगाड़ लगाने के लिए नहीं आया हूँ, अभी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जम के प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले पेज नंबर 18 खोला एंड पेज नंबर 18 में आपको मिला एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग। जो चैप्टर मिला आपका एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग। तो एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग, कौन सा मेटल कटिंग ना, पहले ध्यान रखे एनालिसिस हम कर रहा है बट ऑर्थोगोनल मेटल कटिंग। ऑर्थोगोनल मेटल कटिंग में जो 6 फोर्स आता है और ये 6 फोर्स मिला के एक सर्कल बनता है एंड उस सर्कल का नाम है मूर सर्कल। सबको याद है? अगर नहीं भी याद है अभी चाटो, अभी रटो। इस धरती में 3 टाइप का मर्चेंट सर्कल बनता है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कटिंग का मर्चेंट सर्कल बनेगा और मर्चेंट सर्कल इस धरती में 3 टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मर्चेंट सर्कल। मूर सर्कल नहीं अंकित, मर्चेंट सर्कल का बात कर रहा हूं जहां पे फोर्स रहता है। मर्चेंट सर्कल का बात कर रहा हूं जहां पे फोर्स रहता है। ऑर्थोगोनल कटिंग में जो 6 फोर्सेस है वो रहता है। जो ऑर्थोगोनल कटिंग है उसमें जो 6 फोर्सेस है वो रहता है। इसका डिस्प्ले को 10 मिनट कर दो, डिस्प्ले बंद नहीं होना चाहिए 10 मिनट। तो आप देखो मर्चेंट सर्कल पहले मैं बना रहा हूं कि रेक एंगल आपका कुछ भी दिया रहे तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले आप एक ऐसे सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद सबसे पहले आप एक ऐसे सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद एक ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन और ऐसे करके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आपका जो है 2 लाइन तो हो गया, बट ये डायमीटर से नहीं होना चाहिए, डायमीटर से थोड़ा सा ऊपर में होना चाहिए,
फिर एक टूल बनाओ, जो टूल बनाओ, कौन सा टूल बनाओ ना, जो टूल होगा ये इससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, मतलब ये जो चीज़ है यहाँ से होना चाहिए, एंड रेक एंगल जितना होगा, जैसे मान लिया जाए हमारा रेक एंगल अल्फा, जैसे मान लिया जाए हमारा रेक एंगल अल्फा है, तो हमारा रेक एंगल अल्फा है, तो हमारा जो मान लिया जाए दिस रेक एंगल इज अल्फा, तो अल्फा हमारा रेक एंगल है। अल्फा कभी 10 डिग्री होगा, कभी अल्फा 5 डिग्री होगा, कभी अल्फा 3 डिग्री होगा, कभी अल्फा 3 डिग्री होगा, कभी अल्फा 2 डिग्री होगा, कितना भी हो सकता है, जो अल्फा है उसमें कितना भी हो सकता है। तो इसके केस में, ठीक है, तो इसके केस में जो होगा, जो अल्फा हो जाएगा, तो इसका केस है अल्फा जो है 10 डिग्री 5 डिग्री जो भी बोलेगा उसी हिसाब से हम सुई करेंगे। देखो ये आपका अल्फा मतलब 0 भी हो सकता है, ठीक है, अल्फा 0 भी हो सकता है, 5 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है। तो सबसे पहले आप बताओ, छिलका रेक सरफेस में घिस के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स उसका उल्टा तरफ काम करेगा। तो ये जो रेक सरफेस है उसी को एक्सटेंड किया जाए, तो यहाँ पे जहां पे टच करेगा ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स F। बट फ्रिक्शन फोर्स दुनिया में कभी अकेले नहीं काम करता है, उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, और फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन मिला के एक 90 डिग्री ट्रायंगल बनाता है। तो आपका एक डायमीटर बनाना पड़ेगा, जो डायमीटर ये आपका हो जाता है, रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट फोर्स R। तो अगर ये F फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा तो दिस मस्ट रिप्रेजेंट इन फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो ये आपका जो एंगल होगा दिस इज 90 डिग्री। तो ऐसे कैसे पता ना, फ्रिक्शन फोर्स के साथ नॉर्मल फोर्स 90 होगा, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रेक सरफेस में ही काम करेगा, इसलिए रेक सरफेस को ही एक्सटेंड करना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स के लिए। और ये डायमीटर है, रिजल्टेंट फोर्स है R, रिजल्टेंट फोर्स जो डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपका हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि डायमीटर से इस धरती में जहां भी ट्रायंगल बनाओगे सर्कल का, वो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बनता है। डायमीटर से जो भी सर्कल ड्रॉ करोगे उसमें 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बनेगा। तो इसलिए आपका फ्रिक्शन फोर्स F है, नॉर्मल फोर्स आपका N हो गया, फ्रिक्शन फोर्स F हो गया, नॉर्मल ये हो गया एक ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल हो गया, ये जो हॉराइजॉन्टल वाला फोर्स है वो होता है आपका FC, और अगर हम यहां से जोड़िए वर्टिकल होगा, तो आपको कैसे पता वर्टिकल होगा, आप बताओ, ये डायमीटर से धरती में जहां भी ट्रायंगल बनाऊंगा सर्कल का 90 डिग्री है ना, तो इसके कारण ये जो एंगल बन रहा है दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो आपका ये दूसरा ट्रायंगल हो गया FC, FT एंड R, दैट इज कटिंग फोर्स, दैट इज थ्रस्ट फोर्स, एंड R दैट इज रिजल्टेंट फोर्स। अब FS जो है दैट इज शियर फोर्स, तो ये FS जो फोर्स काम करता है इस सरफेस में काम करता है, दैट इज FS, एंड ऐसे करके काम करता है दैट इज FN, एंड ये जो एंगल काम करता है दिस एंगल इज फाई। जो आपका ए फोर्स काम करता है दैट इज FS, इधर में जो फोर्स करता है दैट इज FN, एंड ये जो काम करता है दैट इज फाई, ठीक है, दैट इज जो एंगल है दैट इज फाई। तो FS जो फोर्स है CR प्लेन में है, तो CR प्लेन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल में है ना, CR एंगल में है ना, ये आपका 3 फोर्स ट्रायंगल बन गया। तो आप बताओ, दुनिया में कोई भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल पता होगा तभी हम ट्रिग्नोमेट्री लगा पाएंगे। तो इसलिए ये जो चीज है 90 वाला नहीं, और एक एंगल, तो ये जो चीज है इसको हम मानेंगे बीटा, और आपको पता है बीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बीटा का नाम क्या होगा ना, tan इनवर्स म्यू, तो फ्रिक्शन एंगल हुआ ना। और ये जो एंगल है दिस एंगल इज बीटा माइनस अल्फा। ऐसे कैसे हो गया ना, ये अल्फा है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये अल्फा होगा, और अगर ये बीटा है ये 90 माइनस बीटा होगा, और टोटल मिला के वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल टोटल 90 होगा ना, तो इसका मतलब दिस इज बीटा माइनस अल्फा। तो आपका इस तरह से एक मर्चेंट सर्कल बन गया। और आपको पता है इस मर्चेंट सर्कल देख देख के हमें फोर्स, जो फोर्स है वो पता करना होता है मर्चेंट सर्कल देख देख के। तो आप बताओ, अगर हमने F का नाम बोले, F इक्वल टू क्या होगा, F का नाम बोले तो F इक्वल टू क्या होगा ना, यहाँ पे F जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर हम ट्रायंगल देखें FN 8 ट्रायंगल का एंगल है बीटा, और जिसके साथ एंगल होता है वो होता है बेस, मतलब यहाँ पे n हो गया बेस और F हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो n अगर बेस है तो आपका बीटा बेस के साथ बैठा है तो कॉस होगा ना, तो F जो है उसके साथ बीटा एंगल है नहीं, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर साइन होगा। तो जिसके साथ एंगल है वो बेस है, वो कॉस होगा, तो इसके लिए F जो है दैट इज इक्वल टू R इंटू साइन
बीटा। देखो ये जो एफ है दैट इज आर इंटू साइन बीटा, और जो एन होगा दैट इज आर इंटू कॉस बीटा। एफ जो फ्रिक्शन फोर्स है, डायग्राम देख लो ना, एफ ये आपका बीटा है, बीटा किसके साथ है, एन के साथ है ना, इसलिए एफ इक्वल टू आर इंटू साइन बीटा, एन इक्वल टू आर इंटू कॉस बीटा। आप बोलेंगे हमें तो ए वाला ट्रायंगल देना है, एफ सी एफ टी आर, ये एंगल कितना है ना, ये तो बीटा माइनस अल्फा है, किसके साथ बीटा माइनस अल्फा है ना, आपका एफ सी के साथ है। तो आप बोलेंगे आपका जो एफ सी होगा दैट्स इक्वल टू आर कॉस बीटा माइनस अल्फा। क्यों कॉस ना, आपका बीटा माइनस अल्फा एफ सी के साथ है ना, एफ सी के साथ है मतलब वो बेस है, और एफ टी जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, तो आपका जो एफ टी होगा दैट इज इक्वल टू आर साइन बीटा माइनस अल्फा। तो आपका एफ सी एफ टी आर ट्रायंगल का बीटा माइनस अल्फा एंगल है, और वो एफ सी के साथ है, इसलिए एफ सी आपका बेस है एंड एफ टी आपका परपेंडिकुलर है, इसलिए एफ सी होता है आर कॉस बीटा, एफ टी होता है आर साइन बीटा। फिर आपका तीसरा जो है ट्रायंगल को देखो वो कौन सा है ना, तीसरा ट्रायंगल है एफ एस एफ एन एंड आर। इसके केस में आपका जो टोटल एंगल है दिस इज इक्वल टू 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, जो आपका टोटल एंगल है दैट इज इक्वल टू 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो इसके हिसाब से टोटल एंगल है, तो आपका जो एफ एस है उसके साथ बैठा है आपका 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, तो दैट इज इक्वल टू आर इंटू कॉस ऑफ 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। बट एफ एन के साथ तो एंगल है नहीं, तो आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, तो एफ एन इक्वल टू आर इंटू साइन 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो ऐसे करके हमें जो है 6 फोर्स मिल जाएगा। क्लियर हुआ विषय, ऐसे करके हमें 6 फोर्स मिल जाएगा, तो आपका टोटल जो फोर्स मिलेगा 6 फोर्सेस, ऐसे करके हमें 6 फोर्स मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें 6 फोर्स मिला। अब बोलते नहीं हमारा अगर रेक एंगल 0 हो गया तो ये सर्कल कैसा होगा, ठीक है, रेक एंगल 0 हो गया तो ऐसा फोर्स कैसे होगा, रेक एंगल 0 हो गया तो, ठीक है, तो आपका रेक एंगल जो है वो 0 हो गया, ठीक है, वो कैसे होगा। तब देखो कि हमारा जो मर्चेंट सर्कल है, ये मर्चेंट सर्कल ऐसे रहेगा, आप ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, आप एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, आप रेक एंगल कर दो 0, जैसे रेक एंगल 0 करोगे ऐसे करके यूं करके आ जाएगा आपका रेक एंगल 0 वाला टूल। अब आपको डायमीटर हमेशा जो है, डायमीटर जो होता है वो हमेशा रिजल्टेंट फोर्स आर को रिप्रेजेंट करेगा। फिर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ जाएगा ना, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऐसे होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स है एक दो ना ऐसे हमारे पास ना वो आता है पीस, जैसे यहाँ पे क्या है एच डी एफ एक्स कुछ ऐसे एक आदमी है, वो आदमी नहीं है, वो दूसरा कोई ड्रिवन बाई समथिंग, ड्रिवन बाई सम अदर जो है निगेटिव पर्सन। तो ऐसे जो ऑनलाइन में हम पढ़ाएंगे तो ऐसे निगेटिव पर्सन बहुत आएगा, और इसलिए ऐसे बंदा को अगर आप निगलेक्ट करोगे सबसे अच्छा है, और अगर निगलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, निगलेक्ट नहीं करोगे वो जो है वो तो वही रहेगा ना। तो इसलिए क्या होता है कि अपना जो क्वालिटी है कभी भी डिग्रेड नहीं करना है। ऐसे पीस हमारे पास बहुत आया है, ज़िंदगी में बहुत आ चुका है, ठीक है, हमें ब्लॉक करने का भी जरूरत नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे आलतू फालतू लोग आता रहेगा, तुमको भी पता है हमें भी पता है, ऐसे अगर फालतू लोग आएंगे तो हमें क्या तकलीफ है, हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाने में कंसंट्रेट करें, आप भी पढ़ाने में पढ़ाई देखने में कंसंट्रेट करें। देखो रेक एंगल 0 हो गया तो ये आपका आर होगा, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट इज एफ, ये आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट इज एफ। और आपका जो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा फोर्स दैट इज एन, जो हॉरिजॉन्टल में फोर्स आ जाएगा दैट इज एन, फ्रिक्शन फोर्स आता है एफ, हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा एन, क्यों, ये तो वर्टिकल हो गया ना। जब रेक एंगल आपका 0 हो गया, रेक सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स इधर आ जाएगा, फिर ये आपका एफ सी हो गया, ये आपका एफ टी हो गया, देखो एक रेक्टेंगल बन गया। अब आपका बोलेंगे अच्छा रेक एंगल 0 होने से एफ इन एफ सी एफ टी मिला के रेक्टेंगल बना दिया, और एफ ए 7 में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें एफ ए 7 में जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एंगल आपका बीटा था, ये एंगल बीटा माइनस अल्फा, अल्फा तो 0 ही हो गया, एंड ये एंगल आपका फाई का फाई रह गया, तो कोई तकलीफ नहीं है, ये आपका रेक्टेंगल बना देगा। तो अच्छा कोई भी क्वेश्चन में अगर रेक एंगल 0 मिला तो आप समझ जाओगे, रेक एंगल 0 मिला तो आप समझ जाओगे इन दैट केस, ये जो है इन दैट केस अगर रेक एंगल 0 मिल गया तो हम समझ जाएंगे इसका मतलब जो है उसमें मर्चेंट सर्कल में रेक्टेंगल हमें मिलेगा, ठीक है, रेक्टेंगल हमें मिलेगा। अब बोला नहीं हमारा जो रेक एंगल तो 0 हुआ ही हुआ, और आपका म्यू का वैल्यू भी 1 हो गया, मतलब ऐसा है कि आपका जो रेक एंगल है वो तो 0 हुआ ही हुआ, और बीटा जो है दैट इज 45 डिग्री, मतलब म्यू का वैल्यू हो गया 1।
ऐसा भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन दिया एग्जामिनर कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ठीक है, अनिमेश बहुत सही बोले हो, स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल था, आप जैसे उसको सारे बराबर कर दोगे तो सारे बराबर हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना, तब जाकर आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका मर्चेंट सर्कल में स्क्वायर बन जाएगा, तो एक सर्कल फिट कर दिया जाए, मर्चेंट में स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज आर, और ये आपका बाकी सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आपका रेक्टेंगल जीरो वाला टूल बनाना पड़ेगा, दैट इज रेक्टेंगल जीरो, अल्फा इक्वल टू जीरो। इधर से आ जाएगा दिस इज एफ, जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज एफ, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है दैट इज एन, ये जो फोर्स है दैट इज एफ सी, ये जो फोर्स है दैट इज एफ टी, और ये अल्फा इक्वल टू जीरो है ना, रेक्टेंगल यहाँ पे जीरो हो गया, और बीटा भी 45 हो गया, बीटा भी 45 हो गया, क्योंकि आपका म्यू का वैल्यू 1 है ना, तो ये भी 45 हो गया। तो अब आपका क्या मिल रहा है ना, सारे बराबर है, तो सारे बराबर है तो स्क्वायर मिल गया ना, तो सारे बराबर है तो आपका स्क्वायर मिल गया। तो एफ एन एफ सी एफ टी सारे मिला के आपका स्क्वायर बना दिया। इधर से ये जो एफ एस एफ एन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे फाई एंगल में था फाई एंगल में रहेगा, एफ एन जैसे था ऐसे रहेगा। तो इस तरह से हमारा वेराइटीज मर्चेंट सर्कल बनता है। तो इस धरती में 3 टाइप का मर्चेंट सर्कल बनता है। जब भी क्वेश्चन आएगा आप ये 3 के बारे में सोचिए, अब कौन सा क्वेश्चन है उसके हिसाब से विचार किया जाएगा, और आपको जो फॉर्मूला भी बता रहा था वो फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें पूरा के पूरा कहानी क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें पूरा के पूरा कहानी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ना, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वो जो आईएएस का क्वेश्चन है कन्वेंशनल, वही किया जाए, आईएएस 2000 कन्वेंशनल। ठीक है, शिवम जो बोल रहे हो मैं वेस्ट बंगाल में ही हूँ, ठीक है, अभी पश्चिम बंगाल में ही हूँ, यहीं पे हमारा जो है जुगाड़ बना रहा हूँ, यहीं पे जुगाड़ बना रहा हूँ। या मेरा बेटे का छुट्टी पड़ा था तो मैं छुट्टी में यहाँ पे आया था, और छुट्टी में यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे ही रह गया। ठीक है, आपको पता है अभी लॉकडाउन है तो हम कहीं जा नहीं सकते, तो इसके लिए हमने जुगाड़ बना लिया, चलो आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, इसलिए हम प्रैक्टिस करना शुरू किया, क्योंकि मैं आया था, मेरा बेटे का छुट्टी पड़ा था स्कूल का, तो छुट्टी था तो इसलिए सोचा कि चलो हमारा जो होम टाउन घूम के आते हैं। बट यहाँ पे आया और उसके बाद ऐसे लॉकडाउन हो गया, तो क्या दिक्कत है, खुश है। ठीक है, जहाँ रहे वहाँ जुगाड़ लगाते रहे, यहाँ पे जुगाड़ लगा लिया, चलो ऑनलाइन में क्लास कराते हैं। ठीक है, हमारा स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराते हैं, प्रैक्टिस आप भी करेंगे, मैं भी कराता हूँ, तो और अच्छा होगा और अच्छा से होगा। तो सबसे पहला बात है कि आईएएस 2000 जो क्वेश्चन है कन्वेंशनल वो किया जाए। तो पेज नंबर कौन सा मिला आपको, 18, और स्लाइड नंबर कौन सा मिला, 5। अभी पेज नंबर मिल गया 18, स्लाइड नंबर हो गया 5, आईएएस 2000 कन्वेंशनल। तो क्वेश्चन हमारा आईएएस 2000 कन्वेंशनल का है, तो ईएसी 2000 कन्वेंशनल। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू करो, आपको पता चल जाएगा ये ऑर्थोगोनल कटिंग का है, ऐसे पता चल जाएगा कि ऑर्थोगोनल कटिंग का है। तो हमारा पहले ही जुगाड़ लग गया कि ऑर्थोगोनल कटिंग अगर होगा तो मर्चेंट सर्कल से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और अगर मर्चेंट सर्कल से सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपका रेक्टेंगल चाहिए, उतना चाहिए, तो मिल गया हमें। तो अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री गिवन, हमें रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल मिला, अल्फा मिल गया 10 डिग्री। हमें बीटा चाहिए, अब बीटा ढूंढे तो बीटा ढूंढे, कहाँ से ढूंढे बीटा। ठीक है, तो हमारा जो बीटा है वो ढूंढने के लिए, बीटा है वो ढूंढने के लिए क्या करना है ना, बीटा ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नहीं गणेश जी, बीटा बोल रहा हूँ, बीटा बोल रहा हूँ, बीटा मतलब है गणेश जी से नहीं, फाई गणेश जी से निकलता है। तो बीटा निकालने के लिए देखो बीटा इक्वल टू ये आपका tan इनवर्स म्यू होता है, और इन दिस क्वेश्चन म्यू का वैल्यू कितना गिवन है, म्यू का वैल्यू गिवन है 0.65। तो इसका मतलब आपका tan इनवर्स 0.65, इसका वैल्यू कितना आता है ना, इसका वैल्यू आता है 33 डिग्री। तो इसका मतलब जो है कि आपका tan इनवर्स जो म्यू है वो हमें पता चल गया, तो हमें बीटा मिल गया। ठीक है, जो करते क्या सही बोल रहे हो, ठीक है, प्रशांत भी सही बोल रहे हो, आप फ्रिक्शन एंगल बीटा है, इसको फ्रिक्शन एंगल बोलता है। अब हम जाएंगे गणेश जी, क्यों गणेश जी ना, आपको फाई चाहिए, विदाउट गणेश जी कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो फाई तो चाहिए। तब हम बोलेंगे जो गणेश जी वाला फॉर्मूला है tan फाई इक्वल टू r cos अल्फा बाई 1 माइनस r sin अल्फा। इन दिस क्वेश्चन r चिप थिकनेस रेशियो ही गिवन है, चिप थिकनेस रेशियो ही गिवन है, तब जाकर आपका r हो जाएगा 0. दैट इज r का जो वैल्यू है 35, जो क्या वैल्यू है 35 इंटू कॉस ऑफ 10 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस 0.35 इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री। तो इससे आपको गणेश जी वाला फॉर्मूला से फाई कैलकुलेट करना है।
और फाई का जो वैल्यू निकलेगा वो मिलेगा 20.01 डिग्री। तो जो है आपका जो फाई है, चलो 20.15 डिग्री, तो आपका 20.15 डिग्री मिल गया फाई, 20.15। वेरी गुड गौरव भी सही बोला, ठीक है। जो सहिल है वो भी सही बोल रहा है, नीरज भी सही बोल रहा है, 20.15 आएगा, 20.15, ठीक है। नितिन सही बोल रहा हूँ, ठीक है, 20.15। अब 20 देखो, आपको अल्फा का जुगाड़ हो गया, बीटा का जुगाड़ हो गया, फाई का जुगाड़ हो गया, ठीक है। कुछ लोगों का मेरा वर्ड से ऑब्जेक्शन है, ठीक है। देखो ऐसा दुनिया में आप जो भी अच्छा काम करोगे, आपके पीछे बोलने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएगा। यहाँ पे कोई बंदा के गाली देना शुरू करता है, उसको वो गाली देने के लिए कोई पैसा दे रहा है, ठीक है। उसको कहीं से पैसा मिला कि तुम जाके ये जो मंडल अभी लाइफ में आएगा बोला है उसमें गाली दो, तो ऐसे आदमी जो गाली देता रहेगा तो क्या उसके कारण हम काम करना बंद कर देंगे क्या? दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे हमने जुगाड़ बोला, तो ये जुगाड़ जो है बहुत लोगों ने हमें ऑब्जेक्शन किया था पहले कि नहीं वर्ड बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, बट बाद में जाके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जुगाड़ आ गया, ठीक है। तो ये मंडल का जो जुगाड़ है वो जुगाड़ चलेगा, तो इसलिए जो है हमारा जुगाड़ हो गया। किस किस का जुगाड़ हो गया? अल्फा का जुगाड़ हो गया, बीटा का जुगाड़ हो गया, फाई का जुगाड़ हो गया, तो 3 एंगल का जुगाड़ तो हो गया। किसी हालत में अगर हमने आर का जुगाड़ कर ले, बट आर अगर जुगाड़ करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए ना, आर के लिए कोई ना कोई फोर्स एग्जामिनर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली देगा, ठीक है। एग्जामिनर डायरेक्टली जुगाड़ वाला जो वर्ड है अभी इस धरती में जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। इसका कारण क्या है? जो मंडल जो यूज करेगा वो बाद में यूज होगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें आ जाओ कि हमें किसका जुगाड़ करना है अभी? आर का कहां से जुगाड़ करे? आर का कहां से जुगाड़ करे? आर वेयर इज आर? आर का कहां से जुगाड़ करे ना? उसके लिए हमें देखना होगा कोई ना कोई फोर्स डायरेक्टली नहीं, एक फोर्स गिवन होगा। अब यहाँ पे जो टाउएस गिवन है उसका मतलब है एफएस गिवन है। ये जो आपका टाउएस गिवन है, क्योंकि आपका जो एफएस है शियर फोर्स, दैट इज टाउएस इंटू बी इंटू टी बाई साइन फाई होता है ना। ये शियर स्ट्रेस इंटू शियर एरिया होता है, तो शियर स्ट्रेस इंटू शियर एरिया होता है। इसलिए आपको क्या है कि देखो क्वेश्चन दिमाग में एकदम क्वेश्चन सॉल्व करने का जुगाड़ तैयार कर ले। डेटा चेंज होता जाएगा, डेटा चेंज करता रहेंगे एग्जामिनर, कोई बात नहीं, हमारा जुगाड़ से काम चल जाएगा। देखो हमें आर ढूंढना है तो एक फोर्स चाहिए। अब फोर्स तो एग्जामिनर दिया नहीं, दे दिया टाउएस, तो ठीक है टाउएस से हम फोर्स निकाल लेंगे। तब जाके आपका जो है हम बोलते हैं इनडायरेक्टली गिवन है, तो टाउएस जो है उसका वैल्यू हो गया 285 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। जब इसका वैल्यू 285 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इंटू बी का वैल्यू कितना है ना? बी का वैल्यू आता है 3 मिलीमीटर, बी का वैल्यू है विड्थ ऑफ 3 मिलीमीटर, टी कितना है 0.51 मिलीमीटर डिवाइड बाई साइन फाई का वैल्यू कितना हो रहा है ना? फाई का वैल्यू अभी हमने मिला था 20.15 डिग्री, तो मिलीमीटर मीटर स्क्वायर काट गया, तो आंसर किस में आएगा? न्यूटन। कितना न्यूटन आया ना? 1265 न्यूटन। तो आपका जो है 1265 न्यूटन आ गया, दैट इज एफएस। तो क्यों निकाले हो एफएस? एग्जामिनर पूछे ना पूछे हम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे ना? दैट इज द मेथड। क्या मेथड ना? हमें एक फोर्स चाहिए जहां से हम आर निकालेंगे, तो हमें एफएस मिल गया और हमें पता है एफएस इक्वल टू टाउएस इंटू बीटी बाई साइन फाई तो होता है, बट मार्चेंट सर्कल का जो फॉर्मूला है उससे देखो ये आपका जाएगा आर कॉस ऑफ फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो अब एफएस अगर 1265 है तो आपका आर इंटू कॉस ऑफ फाई होता है कितना? अभी 20.15 डिग्री, बीटा आया था 33 डिग्री, अल्फा आया था 10 डिग्री। जैसे ही पुट करोगे तो आर कितना हो जाएगा ना? 1735 न्यूटन। जैसे आर का वैल्यू मिल गया, हम बोलेंगे एग्जामिनर बाकी पांचों का 5 फोर्स पूछे, दुनिया का जो फोर्स के बारे में पूछे हम आंसर दे सकता है। तो क्यों दे सकता है ना? आपका मार्चेंट सर्कल का 6 फॉर्मूला है उसमें आपको आर नोन हो गया, अल्फा बीटा फाई नोन हो गया। इसका मतलब क्या होगा? यू कैन गिव एनी आंसर। आप यहाँ पे जो जो पूछा है उसका आंसर आप दे दे। कटिंग फोर्स, ठीक है, आप बोलोगे आपका जो कटिंग फोर्स है दैट इज एफ सी। आप मार्चेंट सर्कल देख के बताओ उसका फॉर्मूला क्या है? एफ सी इक्वल टू आर इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। तो आपको आर पता है 1735 इंटू कॉस ऑफ बीटा पता है 33 माइनस अल्फा पता है 10 डिग्री। तो एफ सी कितना मिला? यहाँ से एफ सी कितना मिला ना? 1597। तो आपका आ गया 1597 न्यूटन,
ठीक है। आप बोला है इसमें रेडियल फोर्स का बात करो। आप प्रॉब्लम देखो, हम पढ़ रहा है मार्चेंट, हम पढ़ रहा है ऑर्थोगोनल कटिंग, तो ऑर्थोगोनल कटिंग में 6 फोर्स है, उसमें किसी का नाम रेडियल फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे रेडियल फोर्स क्यों पूछा ना, टर्निंग में होता है, तो क्या हम टर्निंग पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब उसका वैल्यू होगा 0। नेक्स्ट आ जाओ आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब एन है, बट नॉर्मल फोर्स ऑन शियर प्लेन बोले तो एफ एन है, तो आपका यहाँ पर नॉर्मल फोर्स पूछा था कौन सा होगा? एन होगा। तो आपका एन का फॉर्मूला क्या है ना, आपने देखो ए फॉर एन आर ट्रायंगल से आपका एन के साथ बैठा है बीटा, तो एफ जो एन होगा, एन का फॉर्मूला क्या होगा? तो आर कॉस बीटा होगा। तो आर वैल्यू कितना हो गया? आर का वैल्यू 1735 इंटू कॉस ऑफ बीटा, बीटा कितना हो गया? 33 डिग्री। तो इससे ऐसे एन का वैल्यू कितना मिला? ऐसे 1456, तो आपका 1456 न्यूटन आ जाएगा आपका एन का वैल्यू। तो 1455, ठीक है, 5556 जो है, मैंने रटा हूँ 56 इसलिए 56 बोल रहा हूँ, तो 1456 न्यूटन होगा। तो ये आपका केस है, तो ये आपका हो क्वेश्चन सॉल्व। तो आप बताओ, आपको मार्चेंट सर्कल का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, जो पूछ रहे हो अभी नेगेटिव ब्रेक में क्या इस्तेमाल करेंगे? देखो नेगेटिव ब्रेक अगर क्वेश्चन में आया तब भी हम यही इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव ब्रेक अगर क्वेश्चन में आया तब भी हम यही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिस जमाने में मार्चेंट सर्कल था तब नेगेटिव ब्रेक नहीं था, इसलिए नेगेटिव ब्रेक में जनरली इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट अगर क्वेश्चन आता है नेगेटिव ब्रेक का तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये आपका क्लियर बात है कि अगर कुछ भी रेक एंगल है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा दूसरा बातचीत किया जाए। जैसे स्पेशल केस का तो बात मैंने पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है। स्पेशल केस के बारे में सारे बात हो चुका है। ये सब जो मार्चेंट सर्कल में बाकी आपको कुछ बताने का लायक नहीं है, सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। आप चलेंगे इसका दूसरा जुगाड़, मार्चेंट थ्योरी। मार्चेंट थ्योरी, ठीक है, जो मार्चेंट थ्योरी है, अर्नब मैं अच्छा हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं दुखी का कोई बात नहीं हूँ, ठीक है। अभी हमारा मार्चेंट सर्कल का कहानी खत्म किया और ये जो एक जुगाड़ बताया गया उससे हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। हर क्वेश्चन में आप जुगाड़ लगाए, लेकिन ये ध्यान रखें, रेक एंगल अगर 0 है तो आपका 0 वाला मार्चेंट सर्कल यूज करना है। रेक एंगल अगर 0 है, अल्फा अगर म्यू अगर 1 है तो आपको जो है स्क्वायर वाला मार्चेंट सर्कल यूज करना है। तो इस तरह से मार्चेंट सर्कल बना के आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपका कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब जाके हम बात कर रहे हैं मार्चेंट थ्योरी। ये मार्चेंट सर्कल नहीं है, मार्चेंट थ्योरी, दैट इज डिफरेंट थिंग। आपको बताया था कि मार्चेंट थ्योरी जो है उसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू π/4 प्लस α/2 माइनस β/2। अगर ये फॉर्मूला आपने लिखा, ये सही है, ये मार्चेंट ने लिखा तो मार्चेंट थ्योरी है, मार्चेंट ने लिखा, फॉर्मूला सही है। लेकिन अगर आपने लिखा तो हमेशा आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। तो ऐसे कैसे बता रहा हूँ मार्चेंट थ्योरी लगा रहा हूँ नेगेटिव? वो मार्चेंट का कसूर नहीं है, मेरा भी कसूर नहीं है। आप अगर यूनिट नहीं समझोगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो π/4 है उसका यूनिट है रेडियन, ये समझे। तो π/4 रेडियन है, एक यूनिट का होमोजेनिटी रूल होता है और वो होमोजेनिटी रूल के हिसाब से इसका भी यूनिट होगा रेडियन, इसका भी यूनिट होगा रेडियन, इसका भी यूनिट होगा रेडियन। होमोजेनिटी का रूल के हिसाब से सबका यूनिट होगा रेडियन, जितना भी है सबका यूनिट हो जाएगा रेडियन। अब लोचा है कि आप क्या अल्फा का यूनिट, फाई का यूनिट, बीटा का यूनिट कभी भी रेडियन आपने पुट किया? आप इसको पुट कर दोगे रेडियन, बाकी पुट कर दोगे डिग्री, तो बन जाएगा खिचड़ी। तो क्या करें ना, हमने बोला था इसलिए कभी भी मार्चेंट थ्योरी यूज करना है तो आप इसको लिखोगे 45 डिग्री प्लस α/2 माइनस β/2। इससे क्या फायदा हुआ ना, इससे फायदा ये हुआ कि ए π/45 डिग्री हो गया तो ए भी डिग्री होगा, ए भी डिग्री होगा, ए भी डिग्री होगा। और अगर सब डिग्री है तो हमारा कहानी खत्म हो गया, यूनिट का होमोजेनिटी रूल मैच कर गया। और अगर यूनिट का होमोजेनिटी रूल मैच कर गया तो हमारा तकलीफ भी खत्म हो गया। तो इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से हम कभी भी मार्चेंट थ्योरी जब लगाएंगे तो कभी भी हमें 5π/4 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 45 डिग्री। अगर ये डिग्री है, ए भी डिग्री होगा, ए भी डिग्री होगा, ए भी डिग्री होगा। जब सारा डिग्री में हो जाएगा, एवरीथिंग डिग्री में हो जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। अब सवाल है मार्चेंट थ्योरी कब लगेगा ना, जहां पे गणेश जी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। गणेश जी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा ना, अगर क्वेश्चन में, अगर कोई क्वेश्चन में
एक्सपेरिमेंटल डेटा जो आपका टीसी होता है, एलसी होता है, वीसी होता है, ऐसा कोई भी गिवन नहीं होगा तो हमें गणेश जी वाला फॉर्मूला से फाई नहीं मिलेगा। और अगर फाई नहीं मिला, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। तब हमने जुगाड़ लगा सेकेंड प्रायोरिटी, जो बोल रहे हो सेकेंड प्रायोरिटी, बहुत सही बोला कि सेकेंड प्रायोरिटी में आएगा। पहले हम गणेश जी से देखेंगे कि हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये जो आपका टीसी, एलसी और आपका वीसी, कोई भी एक चाहिए, एनीवन। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारा गिवन नहीं है। और अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें गिवन नहीं है, अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें गिवन नहीं है तो हम बोलेंगे कि एक्सपेरिमेंटल डेटा जब गिवन नहीं है तो उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए ना, हमें जो है गणेश जी वाला फॉर्मूला से फाई नहीं निकालना चाहिए। तब जाके आ जाएगा ये वाला थ्योरी। कौन सा थ्योरी? मर्चेंट थ्योरी। तो मर्चेंट थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगता है, लगेगा। मर्चेंट थ्योरी हमेशा लगेगा, ठीक है। मर्चेंट थ्योरी हमेशा नहीं लगेगा, बट वो कब लगेगा? जब गणेश जी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। बस सिंपल हिसाब है, गणेश जी से नहीं मिला तो मर्चेंट थ्योरी से मिलेगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे आपका यहाँ भी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अभी। अच्छा, गेट में आया है, पीआई में भी आया है। तो चलो अभी एक गेट का ही क्वेश्चन सॉल्व करता है, पीआई वाला ब्रांच का, ठीक है। गेट 2008 पीआई, गेट 2008 पीआई ब्रांच का क्वेश्चन है। और ये जो पेज नंबर है हमारा, पेज नंबर ये कितना पेज में आ रहा है? दैट इज 19 सा 20 हो गया, पेज नंबर आ गया 20। और जो स्लाइड नंबर है वो स्लाइड नंबर है, कॉमन डेटा क्वेश्चन है, 2 स्लाइड में बना हुआ है, कॉमन डेटा है तो 21। तो आपका जो स्लाइड नंबर है दैट इज 21। 22 का बाद में आता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। पेज नंबर आपका 20 है, स्लाइड नंबर आपका 21 है, ठीक है। पेज नंबर आपका 20 है, स्लाइड नंबर 21 है। और ये गेट जो है पीआई वाला ब्रांच में आया था 2008 में। तो सबसे पहले विषय है इन एंड ऑर्थोनल कटिंग। तो क्लियर पार्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कटिंग है? ऑर्थोनल कटिंग। अगर ऑर्थोनल कटिंग कर रहे थे तो उसके केस में आपका ओआरएस सिस्टम का सिग्नेचर दे दिया। और आपको पता है दुनिया में ओआरएस सिस्टम का सिग्नेचर देगा तो हम सिर्फ 2 डेटा उससे इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड में जो डेटा है एंड आपका 6 में जो डेटा है। तो सेकेंड में जो डेटा है, सेकेंड नंबर डेटा है वो है अल्फा, दैट इज 10 डिग्री गिवन। सेकेंड में जो डेटा है दैट इज अल्फा, दैट इज 10 डिग्री गिवन। और आपका 6 नंबर में जो डेटा है वो लैम्डा, जो 6 नंबर में डेटा है दैट इज लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 75 डिग्री। तो अल्फा आपका 10 डिग्री हो गया, लैम्डा आपका 75 डिग्री हो गया। अल्फा आपका 10 डिग्री हो गया, लैम्डा का 75 डिग्री हो गया। वो सीएस नहीं है एनिमेस, वो आपका अमेरिकन सिस्टम नहीं है, ये ओआरएस सिस्टम है। ओआरएस सिस्टम में 6 जो नंबर है वो प्रिंसिपल, मिल्की सही बोल रहे हो, प्रिंसिपल कटिंग एंगल है ये, तो इसलिए वो आपका लैम्डा हो गया। तो अल्फा मिल गया, लैम्डा मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बोला सीआर एंगल बताओ, इधर से आपका विड्थ ऑफ काट दे दिया, स्ट्रेंथ दे दिया, डेप्थ ऑफ काट दे दिया, मतलब टी का वैल्यू का बराबर हो गया, लेकिन आपको टीसी गिवन नहीं है। तो आप अगर गणेश जी वाला फॉर्मूला लगाने का कोशिश करोगे तो R इक्वल टू टी बाई टी सी इक्वल टू एल सी बाई एल इक्वल टू वी सी बाई वी, ऐसे करने की कोशिश करोगे। R इक्वल टू टी बाई टी सी इक्वल टू एल सी बाई एल इक्वल टू वी सी बाई वी कोशिश करोगे, तब जाके होगा ही नहीं। क्यों नहीं? ना आपके पास टी तो गिवन है बट टीसी गिवन नहीं, और डेप्थ ऑफ का टी का बराबर है। आपका एलसीएल कुछ गिवन नहीं है, वीसी भी कुछ गिवन नहीं है, तो मतलब आपका आर का वैल्यू फाइंड आउट कर नहीं सकते। तो जब कर नहीं सकते तो क्या करें? तब जाके लगा देंगे मर्चेंट थ्योरी। तो अप्लाई कर दिया जाए मर्चेंट थ्योरी। तो मर्चेंट थ्योरी अप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा ना, सबसे पहले आपको चाहिए मर्चेंट थ्योरी के लिए दैट इज इक्वल टू फाई इक्वल टू 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। जो फाई है 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। तो आपका जो 45 डिग्री है प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, तो उसके लिए अल्फा तो हमें नोन हो गया, बीटा कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन में म्यू गिवन है, तो ऐसे म्यू गिवन है, म्यू का वैल्यू कितना गिवन है? 7। तो बोलोगे 10 इनवर्स 0.7, ये आपका 35 डिग्री आता है, दैट इज बीटा। जो बीटा है, बीटा आपका 10 इनवर्स
जो है 0.7 है, तो tan इनवर्स 0.7 है, तो आपका आ गया 35 डिग्री। तो 35 डिग्री रहेगा बीटा। जैसे बीटा मिल गया डेटा पुट कर दो, दैट इज 45 डिग्री प्लस अल्फा 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 35 डिवाइड बाई 2, तो कितना मिलेगा वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 32.5 डिग्री। तो सारे लोगों ने सही बोल लो, ठीक है, नीरज भी सही बोला, ठीक है, विनय भी सही बोला, जो मनीष है वो भी सही बोल रहा है, बाबला भी सही बोल रहा है, नीतीश भी, कार्तिक, गौरव, एवरीवन इज करेक्ट, यू आर करेक्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विषय गणेश जी वाला फॉर्मूला लगेगा, ये पकड़ना सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, ठीक है। आंसर तो आ ही जाएगा जब पकड़ लोगे, जो गणेश जी वाला फॉर्मूला लगेगा ये पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जो हम जुगाड़ बताया। आप जाके इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ, जस्ट स्लाइड नंबर 22, जस्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ, उसका लिंक क्वेश्चन है, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ, दिस इज स्लाइड नंबर 22। अब 22 में देखो, बोल रहा है बताओ मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट। अगर हम मर्चेंट थ्योरी लगाया तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट डेटा नहीं था, तभी तो मर्चेंट थ्योरी लगाया। मर्चेंट थ्योरी आपने क्यों लगाया, एक्सपेरिमेंट डेटा नहीं था, तो उसके कारण क्या होगा, मर्चेंट ने जो एनालिसिस किया था उन्होंने बोला था देखो ये मिनिमम जो है, मिनिमम फोर्स आएगा, इससे मिनिमम पावर आएगा, इससे मिनिमम फोर्स आएगा, मिनिमम पावर आएगा, इसलिए आपका मिनिमम फोर्स एंड मिनिमम पावर आएगा। तो आपका मिनिमम फोर्स है, मिनिमम पावर आएगा, जो मिनिमम फोर्स आएगा मिनिमम पावर आएगा, इसलिए। तो चलो यहाँ पे मिनिमम पावर जब पूछा है, मतलब ये बात आपको इंडिकेट कर रहा है मर्चेंट थ्योरी से करना होगा। तो मर्चेंट थ्योरी से सॉल्व करोगे, मर्चेंट थ्योरी से सॉल्व करोगे तब जाके, मर्चेंट थ्योरी जो है उससे सॉल्व करोगे तब जाके हो जाएगा, मिनिमम पावर आ जाएगा। तो मिनिमम पावर, मिनिमम फोर्स, मिनिमम पावर जब भी बोलेगा, नहीं कटिंग फोर्स से कोई मतलब नहीं है, जो मेकटेक बोल लो कटिंग फोर्स से कोई हमें मतलब नहीं है, मर्चेंट थ्योरी का मतलब ही मिनिमम पावर से होगा, ठीक है। मर्चेंट थ्योरी से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका मतलब ही मिनिमम होगा, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। क्यों होगा ना, उन्होंने जो किया था, उन्होंने जो अप्रोक्सीमेशन लिया था, उन्होंने जो एजम्पशन लिया था, उसमें उन्होंने बता दिया था कि फोर्स आपका मिनिमम होगा, पावर आपका मिनिमम होगा, स्ट्रेस आपका मिनिमम होगा, जब कुछ सब कुछ आपका मिनिमम होगा। क्यों होगा ना, एक्सपेरिमेंटल डेटा से नहीं मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं मिलेगा तो हमें जुगाड़ से करना पड़ेगा ना। एक्सपेरिमेंट करोगे तो गणेश जी वाला फॉर्मूला सॉल्व होगा, गणेश जी से करोगे तो करेक्ट तो आएगा, उस फॉर्मूला का नाम गणेश जी क्यों है, दिस इज करेक्ट। तो अगर गणेश जी से करोगे तो करेक्ट तो आएगा ना, जो गणेश जी से करोगे तो करेक्ट तो होगा ना। तो इसका जो गणेश जी से करोगे तब जाके करेक्ट हो जाएगा। बट ये जो एक्सपेरिमेंटल विषय है, एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास है ही नहीं, तो है ही नहीं तो क्या करें। तो इसके केस में बोला मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट आपको बताना है, और अगर मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट बताने का बात है, मिनिमम पावर, जो मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट का अगर आपका बात है, तब कैसे निकाले ना, तब जाके बोलेंगे देखो कटिंग फोर्स इंटू कटिंग वेलोसिटी करेंगे। बट यहां भी ध्यान रखे, ये डॉट प्रोडक्ट है, जो यहाँ पे इनटू लिखे थे, कोई लिखे थे अभी थोड़ी देर पहले चैट में कि एफ सी क्रॉस बी, दिस इज रॉन्ग। एफ सी के साथ एक क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है, दिस इज रॉन्ग। जो अभी लिखा गया दिस इज रॉन्ग, क्यों ना, आप एफ सी क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं कर सकते, एफ सी डॉट प्रोडक्ट भी है। तो एफ सी के साथ इसमें जो डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट भी है, एफ सी के साथ आप डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, डॉट प्रोडक्ट है, छोटा छोटा मिस्टेक है 10 निकल देगा। जो आपका जो ये है, इसमें एफ सी क्रॉस नहीं लिखना है, एफ सी डॉट भी है, ठीक है, चलो भी है। अब इसका यूनिट भी ध्यान रखें, इसका यूनिट न्यूटन करोगे, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड करोगे तब जाके इसका आएगा, उसका यूनिट न्यूटन करेंगे एफ सी का, और वो मीटर पर सेकंड करेंगे तब जाके वर्ड में आंसर आएगा। तो ठीक है, अब जाके हमारे पास जो जुगाड़ है कि आपको बताओ एग्जामिनर टाउस क्यों दिया, जो यहाँ पे टाउस का वैल्यू दिया, क्यों दिया ना, एफएस निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले ये टाउस से एफएस निकालेंगे, तो आपका जो एफएस हो जाएगा देखो टाउस इंटू बी इंटू टी डिवाइड बाई साइन फाइव। तो आपका जो टाउस है उसका वैल्यू कितना है 460 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इंटू बी का वैल्यू कितना है ना 3.6 मिलीमीटर, इंटू टी का वैल्यू कितना है 0.25 मिलीमीटर, डिवाइड बाई साइन 5, तो 5 का वैल्यू कितना था 32.5 डिग्री। तो ऐसे करने से आपको एफएस का वैल्यू कितना मिला ना, एफएस का वैल्यू मिला 770.5, ठीक है, आपका एफएस मिलेगा 770.5 न्यूटन। न्यूटन कैसे हो गया, कैसे न्यूटन हो गया, न्यूटन इसलिए हो गया, आपको बोल रहा था ना, ये आपका न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, ये मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर, तो मिलीमीटर मीटर स्क्वायर काट के आंसर आपका न्यूटन में आएगा ना। ये हो गया आपका एफएस। जब एफएस हो गया तब जाके हमारा बोलता है एफएस से आप आर का वैल्यू निकाल लो, एफएस से आप आर का वैल्यू निकाल लो। तो आर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू आर इंटू कॉस ऑफ 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा।
तो आपका जो है एफ एस नोन हो गया था 770.5, तो आपका जो आर है दिस इज अननोन, इंटू कॉस ऑफ फाइव का वैल्यू कितना था अभी ना 32.5 डिग्री, प्लस बीटा कितना मिला था, जो बीटा है वो कितना मिला था ना 35 डिग्री माइनस बी अल्फा कितना था 10 डिग्री। तो सारा डेटा पुट करने के बाद आपका आर कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ना, आर का वैल्यू आएगा दैट इज टू 1434 से बोलो 1434, तो 1434 न्यूटन के आर। आर से क्या निकालना है, आपका दिल हमेशा बैठा रहे कि हमें तो एफसी चाहिए, ये सब जुगाड़ हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें तो एफसी चाहिए। जब एफसी चाहिए तो आपका एफसी इक्वल टू आर इंटू क्या, जो एफसी है एफसी इक्वल टू आर इंटू क्या ना, आपका मर्चेंट सर्कल से देखो आपका जो एफसी है दैट इज कटिंग फोर्स, उसके साथ एंगल होता है बीटा माइनस अल्फा, तो आर इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा, तो आर आपका कितना मिला था 14 भूल गया अभी वैल्यू 34 इंटू कॉस ऑफ बीटा, बीटा आपका 35 डिग्री माइनस अल्फा 10 डिग्री, तो ऐसे करके आपका आंसर जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1299, तो एक्चुअली 1300 के आसपास आता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1300 न्यूटन। जैसे आ गया एफसी हो गया हमारा पावर, जैसे एफसी आ गया तो पावर आ गया, तो पावर कितना आएगा ना एफसी इंटू वी, तो आपका जो एफसी है दैट इज इक्वल टू 1300 न्यूटन है इंटू वी है, लेकिन वो मीटर पर सेकेंड में देना पड़ेगा, दिमाग लोचा समझे, प्रोडक्शन में यही बड़ा प्रॉब्लम है, यूनिट हमेशा उल्टा से देगा। तो यूनिट में आपका दे दिया 150 मीटर पर मिनट, आप बोलोगे कि आपका 150 मीटर पर 60 सेकेंड, जब 150 मीटर पर मिनट था तो 150 मीटर तो रह जाएगा, बट मिनट को हमने 60 सेकंड कर दिया, तो ये 150/60 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। जब इधर में न्यूटन बैठा है, इधर से मीटर पर सेकंड बैठा है, तो क्या आएगा आंसर ना जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड क्या होता है वाट, इधर में आंसर किस में पूछा है किलोवाट, तब जाकर आप देखो 3.25 किलोवाट। यहां भी बहुत बड़ा एक बात है, एक किलो एक ऐसा चीज है जो स्मॉल लेटर होता है बट वो मल्टीप्लायर है, इसलिए किलोवाट में करना है, तो किलो छोटा दिखना चाहिए, वाट बड़ा दिखना चाहिए। आप ऐसे करके लिखोगे किलोवाट तो आपको ये दोनों बराबर हो गया, तो समझेंगे कैपिटल लिख दिया आपने, बट किलो स्मॉल लेटर है, तो क्या करना चाहिए ना, ऐसे ना लिख के हमने किलो को छोटा लिखना चाहिए, वाट को बड़ा लिखना चाहिए, जिसके कारण एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि ये किलो जो है बंदा को पता है वो स्मॉल लेटर होता है, इसलिए किलो छोटा लिखना चाहिए, तो इस तरह से लिख दे तो आपका हो गया आंसर। तो क्लियर हुआ विषय, तो इस तरह से मर्चेंट थ्योरी को अप्लाई करके कैसे करना है वो सब जुगाड़ हो गया, मॉडिफाइड मर्चेंट थ्योरी भी ठीक है। हम सीधा अभी पहुंचेंगे हमारा एक टॉप विषय में, एंड वो विषय है कि बताओ जो फोर्स रिलेशंस, ठीक है। तो अभी आपका पेज नंबर पहुंच जाओ कहां पे, ये है 21 एंड इसका जो स्लाइड नंबर है पेज नंबर 21, नेक्स्ट हमारा स्लाइड नंबर है 30। पेज नंबर 21 स्लाइड नंबर है 30, मिला पेज नंबर, नीरज से ही बोल लो, पेज नंबर 21 स्लाइड नंबर है 30। तो इसमें जो है कि आपको ये जो फोर्स रिलेशंस यूज करना है, पहले मैं इसमें कुछ थ्योरी बता दूं, जो फोर्स रिलेशंस है उसमें साइड में लिखा भी होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ना, इसका कारण ये होता है कि आपका जो फोर्स रिलेशंस आप यूज़ करोगे, कौन सा रिलेशंस, फोर्स रिलेशंस जो आप यूज़ करोगे, ये भर भर के क्वेश्चन आया है, आता है, आएगा। और आप देख लो अभी आ भी चुका है, कौन सा एग्जाम है, गेट हो, आईएएस हो, ऑब्जेक्टिव हो, कन्वेंशनल हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, हर जगह में आता रहता है। तो इसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और ये 4 फॉर्मूला रटने का तरीका भी आपको पता होगा कि आपका जैसे F इक्वल टू एफ सी साइन अल्फा, F इक्वल टू एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा, अब N इक्वल टू एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। यहां पे देखो F इक्वल टू एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा है। अब जुगाड़ क्या है इसका ना, अगर ये पहला फॉर्मूला है तो इसका एफ सी साइन होगा, और अगर साइन हुआ तो ठीक ठाक चीज हुआ ना, इसलिए यहां पे प्लस होगा। अब दूसरा फॉर्मूला है एफ सी के साथ पहले ही कॉस हो चुका है, कॉस हो तो उल्टा हो चुका है, तो उल्टा से तो माइनस होगा। तो इस तरह से याद करें,
ये भी देख सकते हो कि जो पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, अगर इसको डी डी अल्फा कर दोगे तो साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का माइनस साइन आ जाएगा। तो ऐसे जो भी जुगाड़ है इससे याद किया जाए। ऐसे दूसरा और दो फॉर्मूला है जिसको बिल्कुल सिमिलर होगा। ये जो एफ है उसके साथ एफ एन बराबर होगा, एन है उसके साथ एफ एस बराबर होगा। तो इसलिए ये जो पहला वाला फॉर्मूला है ये आपका बराबर हो जाएगा, तो एफ सी साइन फाइव प्लस एफ टी कॉस फाइव, यह आ जाएगा एफ सी कॉस फाइव माइनस एफ टी साइन फाइव, ऐसे मिल जाएगा। एफ टी कॉस फाइव माइनस एफ सी साइन फाइव ऐसे मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें सोच विचार करना है, ठीक है। अब इस तरह से जो है कि आपका जुगाड़ लगा के डेटा रखना है। अब कहानी पूरा उल्टा हो गया। मार्चेंट सर्कल में आपको एक फोर्स गिवन होता है, यहाँ पे आपको दो फोर्स गिवन होगा, एफ सी एंड एफ टी। मार्चेंट सर्कल में एक फोर्स गिवन होता है, ठीक है, मार्चेंट सर्कल में एक फोर्स गिवन होता है और यहाँ पे आपका दो फोर्स गिवन हो गया। और जहाँ पे दो फोर्स गिवन हो गया आप समझ में आ जाए कि क्वेश्चन का कहानी बिगड़ उल्टा हो गया। अभी देखोगे आपको ना म्यू क्वेश्चन में देगा नहीं, म्यू पूछेगा। क्यों पूछेगा? आप एफ निकाल सकते हो, आप एन निकाल सकते हो, तो एफ बाई एन करके म्यू नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन में म्यू देते थे, हम बीटा निकालते थे। यहाँ पे आपको बीटा भी पूछेगा, म्यू भी पूछेगा, यहाँ पे इससे निकालना पड़ेगा। कभी कभी बोलेगा टाओस बताओ। अब टाओस कैसे बताएं ना? एफएस अगर आपको पता है, एफएस से आप टाओस नहीं निकाल सकते। तो जब एफएस पता है वहां से आप टाओस भी निकाल सकते। जब एफएस पता है वहां से टाओस भी निकाल सकते हैं। कैसे ना? आप बोलोगे आपका जो टाओस होता है दैट इज इक्वल टू एफएस डिवाइड बाई एएस, एरिया ऑफ शियर प्लेन। आप शियर फोर्स का अगर फॉर्मूला होता है एफ सी कॉस फाइव माइनस एफ टी साइन फाइव डिवाइड बाई बी इंटू टी डिवाइड बाई साइन फाइव। तो बाई बाई मतलब ऊपर में चला जाएगा ना। तो ठीक है, आपका इस तरह से जुगाड़ लगा के टाओस निकालना पड़ेगा। तो अभी तक आपको म्यू देता था, अभी आपको निकालना है। क्वेश्चन में टाओस देता था तो टाओस आपको निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पूरा दुनिया उसका उल्टा हो गया। और एक बात ये भी ध्यान रखे, कभी कभी ये बात आपको बताया था, कभी कभी हम जो है इसका फोर्स रिलेशन को यूज करके, मार्चेंट थ्योरी को यूज करके बीटा का वैल्यू भी निकालता है, लेकिन वो थर्ड ऑप्शन होता है। अगर बीटा कैलकुलेट करने के लिए कभी मार्चेंट थ्योरी लगाया जाए तो उसके लिए हम बोलेंगे ये थर्ड ऑप्शन में आता है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आता है। बीटा निकालने के लिए हमें थर्ड ऑप्शन में आता है। मतलब क्या थर्ड ऑप्शन में आता है? व्हाट इज थर्ड ऑप्शन ना? पहला ऑप्शन हम निकालने बीटा निकालने के लिए क्वेश्चन में म्यू दिया है, हम बीटा पता कर लिया। दूसरा ऑप्शन आता है कि क्वेश्चन में आपको एफ सी एफ टी गिवन है, एफ बाई एन करके हमने म्यू निकाला, वहां से बीटा निकाल लिया। और ये आपका तीसरा ऑप्शन में आएगा बीटा निकालने का, थर्ड ऑप्शन। ये आपका होता है थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन में आता है कि बीटा निकालने के लिए हम मार्चेंट थ्योरी यूज करेंगे। तो इस तरह से आपका टोटल ये जो चार फॉर्मूली है ये इस्तेमाल होगा, 4 फॉर्मूली। तो वी हैव टू यूज दिस 4 फॉर्मूली इफेक्टिवली। तो वी हैव टू यूज दिस 4 फॉर्मूली। तो हमें 4 फॉर्मूला को ढंग से इस्तेमाल करना है। तो चलो एक क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व किया जाए। और ऑब्वियसली हम जो है इसमें लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में सोच विचार करेंगे। जैसे गेट 2016, इसमें जो पेज नंबर है वो है 21 एंड स्लाइड नंबर है 34। गेट 2016 पेज नंबर है 21, स्लाइड नंबर है 34। तो पेज नंबर 21, स्लाइड नंबर 34। इसमें देखो जो क्वेश्चन में बोल दिया कि ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस है, टूल यूज इन द रेक एंगल इज 0 डिग्री एंड मेजर्ड कटिंग फोर्स। तो पहले हमें सूंघना क्या है? क्वेश्चन से सूंघना क्या है ना? सूंघना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें एफ सी एफ टी गिवन है। अगर एफ सी एफ टी गिवन है तो मतलब क्वेश्चन फोर्स रिलेशन से सॉल्व होगा। और अगर आपको क्वेश्चन में म्यू पूछा गया, तो म्यू कितना होगा ना? म्यू हो जाएगा एफ बाई एन। और एफ कितना है? एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा डिवाइड बाई एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। अब अल्फा का ही वैल्यू अगर आप 0 कर दोगे तो साइन तो 0 हो जाएगा, तो कॉस बचेगा, तो आपका एफ टी डिवाइड बाई एफ सी बचेगा। एफ टी आपका 250 दिया है, आपका 500 दिया, दैट इज इक्वल टू 0.5। तो 0.5 विल बी द आंसर। ओके, एवरीवन इज करेक्ट, विनय आल्सो करेक्ट, संजय आल्सो करेक्ट, 5.1 आल्सो करेक्ट, ठीक है, शिवेंद्र आल्सो करेक्ट, गौरव भी करेक्ट है, अंकित भी सही हो, ठीक है, अखिलेश भी सही हो, ठीक है, अंकित भी सही हो, राघिब भी सही हो, ठीक है, गजेंद्र भी सही हो, एवरीवन इज सही। तो ओके, दैट इज गुड, एवरीवन आपको सबको पता चल चुका है, बहुत खुशी की बात है।
अब यहाँ पे एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, और ट्रिकी क्वेश्चन को पकड़ा जाए तो आप चले जाओ इसी पेज नंबर 22 में, पेज नंबर 22 में स्लाइड नंबर 38, पेज नंबर 22 में स्लाइड नंबर 38, पेज नंबर 22 में स्लाइड नंबर 38, ठीक है। मिला? जो गेट का क्वेश्चन है 2011 पीआई, गेट 2011 पीआई ब्रांच का क्वेश्चन है। इसमें जो बोला जा रहा है कि आपको अनकट चिप थिकनेस, अगर ऑर्थोगोनल कटिंग है, ऑर्थोगोनल कटिंग है, क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा आदित्य? हमने एक लिंक दिया था उसमें मिलेगा, 2021 वाला क्वेश्चन, 2021 वाला जो सेट है 226 पेज का, उसमें मिलेगा इसका जो है लिंक से। हाँ मिल गया, आप सही पकड़े हो। तो देखो इसमें जो अनकट चिप थिकनेस है, ऑर्थोगोनल कटिंग देखते ही आपको समझ में जाना चाहिए अनकट चिप थिकनेस मतलब जो है वो आपका टी है। दूसरा होता है चिप थिकनेस आपका टीसी है, और जहाँ पे टीसी गिवन है मतलब गणेश जी वाला फॉर्मूला से फाई निकल जाएगा। विड्थ ऑफ कट है मतलब बी है। नॉर्मल फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स, अभी तक हमने देखा नॉर्मल फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स होता है, ठीक है। आनंद जो है ये पूछ रहा है कि बताओ लिंक कहाँ से मिलेगा, सुबह में पूछ रहे। देखो लिंक आपको मैं बोला था, इसमें जो हमें हमेशा मैंने जो भेजता हूँ कि मैं लाइव आऊँगा तो उसमें हमेशा लिंक दिया रहता है क्वेश्चन सेट का, जिसको पता नहीं आप देख लो, इसमें होता है bit.do ऐसे स्लैश bit.do/SK मंडल IES। जैसे ये लिखोगे ब्राउज़र में लिखना, गूगल में नहीं, ब्राउज़र में जाके लिखना, उसमें आपको ऐसे पूरा लिंक खुल जाएगा। उससे आपको जो 2021 वाला फाइल, 2021 वाला एक ही फाइल है, वो डाउनलोड करना वहाँ पे, ठीक है। आप जाके जुगाड़ लगाया जाए इस क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन में बोला है नॉर्मल फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स, जो हुसैन तुम्हें एरर इसलिए आ रहा है, तुमको गूगल में डालने के लिए मना किया ना, ब्राउज़र में डालना सीखो पहले। ब्राउज़र कहाँ है? ब्राउज़र का जहाँ पे एड्रेस होता है वहाँ पे दे दो ना, तब आ जाएगा, ठीक है। तो आपका नॉर्मल फोर्स देखो, रेक एंगल 0 होने से नॉर्मल फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स आपका बराबर होता है। रेक एंगल 0 होने से नॉर्मल फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स जो बराबर होता है। इसका मतलब ये जो एग्जामिनर सॉरी नॉर्मल फोर्स एंड एफसी मतलब कटिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स पता है, ऐसे कैसे पता ना? हमें पता है रेक एंगल 0 होने से, ये रेक एंगल 0 म्यू के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, तो उसमें ना हमें एक रेक्टेंगल मिलता है सर्कल में, एक रेक्टेंगल मिलता है मर्चेंट सर्कल के अंदर में एक रेक्टेंगल मिलता है। जब आपका रेक एंगल 0 हो जाएगा तो मर्चेंट सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल मिलेगा, ये बात ध्यान रखें। और दिस इज FC एंड दिस इज N। अगर एग्जामिनर n का वैल्यू दे रखा है, मतलब n का वैल्यू दे रखा है मतलब FC दे रखा है, तो इसका जो n है ये n का वैल्यू दे रखा है, FC दे रखा है। ये आपका 950 दिया है तो ये भी आपका 950 है, तो 950 न्यूटन दिस एंड 950 न्यूटन। FC गिवन है, FT गिवन है, जस्ट आप जो है उसके बाद वो मेथड यूज करो, आपने आप सॉल्व होगा। तो ये आपका मेथड है। उसके बाद देखो जो क्वेश्चन है गेट 2011 है वो भी आप कर लो, उसका 11 का जो PI है IFS 2018 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन है विदाउट चेंजिंग एनी डेटा। देख लो IFS 2018, जस्ट उसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में यही क्वेश्चन है आपका विदाउट चेंजिंग डेटा, वही आया है, तो इसलिए ए का सारा डेटा सेम रहेगा, आंसर भी सेम रहेगा। फिर IFS 2012 है, उसमें चेंज करके पूछा है आपको, अल्टीमेट CS टेस्ट पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, ठीक है। इसके बाद आपका गेट 2006 में भी आया है। अब जाके हम थोड़ा सा दूसरा टाइप का क्वेश्चन का बात करेंगे, जैसे देखो गेट 2018, थोड़ा सा आगे बढ़ो, उसमें गेट 2018 मिलेगा, तो ये पेज नंबर 23 में है। जो गेट 2018 है वो कौन सा में है? पेज नंबर 23 में है। तो पेज नंबर 23 का फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 23 एंड स्लाइड नंबर जो है 46, पेज नंबर 23 स्लाइड नंबर 46, और गेट का क्वेश्चन है 2018 का। तो इसमें जो बोला ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है,
आपको मिल गया ना, पेज नंबर 23 है, स्लाइड नंबर 46 है, ठीक है। टर्निंग की अभी अभी टर्निंग की कल करेंगे नहीं, टर्निंग का अभी करेंगे, ठीक है, खत्म करेंगे। तो आपको जो है कि आपका जो ऑर्थोगोनल कटिंग होता है, जब आपका ऑर्थोगोनल कटिंग, तुम लोग दोनों नहीं जीते पारोगे अपन, इसका लाइट का बैटरी चेंज करके जाओ। तो ये जो होता है कि आपका जो सोच विचार करना है, सोच विचार, ठीक है, जो आपको सोच विचार करना है वो आपको सोच विचार, कोई भी अगर यहाँ पे गड़बड़ किया तो उसको ब्लॉक किया है, ठीक है। अगर कोई भी गड़बड़ किया तो आलतू फालतू काम करोगे तो मैं नहीं करता हूँ, मैंने ब्लॉक भी नहीं करता हूँ, मैं खुलता भी नहीं हूँ, मैं सीधा गाली देता हूँ मुंह पे। तो ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन होता है इज बिगिन टू द कैरिड आउट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थिकनेस इज द 0.015 है, कटिंग स्पीड आपका 130 है, एंड रेक एंगल आपका 15 डिग्री है, विड्थ ऑफ कट 6 मिलीमीटर है। इट इज ऑब्जर्व दैट द चिप थिकनेस पॉइंट इतना है, कटिंग फोर्स 60 न्यूटन है, थ्रस्ट फोर्स, देखो जहां क्वेश्चन में कटिंग फोर्स थ्रस्ट फोर्स है, जहां भी क्वेश्चन में एफसी है, क्वेश्चन तो फोर्स रिलेशन से ही सॉल्व होगा, क्वेश्चन तो फोर्स रिलेशन से ही सॉल्व होगा। तो फोर्स रिलेशन से सॉल्व होगा, रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल एनर्जी, यहाँ पे क्वेश्चन ही है रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल एनर्जी टू टोटल एनर्जी। देखो एनर्जी को हम रेशियो कर दे कि पावर का रेशियो कर दे, दोनों तो एक ही आएगा ना। क्वेश्चन जो बोला है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि आपको रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल एनर्जी टू टोटल एनर्जी, तो हम फ्रिक्शनल पावर बाय टोटल पावर कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल पावर बाय टोटल पावर कर देंगे, तो आपका जो फ्रिक्शनल पावर है वो आपका F इंटू VC होता है, और टोटल पावर होता है FC इंटू V होता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इंटू फ्रिक्शन फोर्स इंटू चिप वेलोसिटी डिवाइड बाय कटिंग फोर्स इंटू टोटल वेलोसिटी, यही तो करना है। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स F इंटू FS इंटू VS नहीं है, अनिमेश तुम गलत कर रहे हो, वो CR का बता रहे हो, बट यहाँ पे क्वेश्चन को अलग है, क्वेश्चन है फ्रिक्शनल एनर्जी, मैं कर रहा हूँ फ्रिक्शनल पावर बाय टोटल पावर, ठीक है। रवीन भी सही बोल रहे हो, आंसर आ गया, बट अभी थोड़ा रुको, जो मैं क्लियर करके बता रहा हूँ जो कहानी क्या है। इसका हम पावर का रेशो क्यों कर रहा है, क्योंकि आपका ये आपका जूल पर सेकंड है, ये भी आपका जूल पर सेकंड आ जाएगा ना, तो दोनों सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, कहानी खत्म हो गया। दोनों का सेकंड सेकंड जब कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का कहानी खत्म हो गया ना, दोनों का जब सेकंड सेकंड खत्म हो जाएगा तो दोनों का कहानी खत्म हो गया। तो इसके लिए क्या होगा, एनर्जी का रेशियो करो कि पावर का रेशियो करो, दोनों सेम आएगा, इसलिए हमने दोनों पावर का रेशियो कर दिया है। तो ऐसे क्यों ना, हमारे पास पावर का फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला है आपका F जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका जो उसका जो फोर्स रिलेशन से फॉर्मूला आएगा, दैट इज इक्वल टू FC, जो अभी आता फोर्स रिलेशन से F इक्वल टू FC साइन अल्फा प्लस FT कॉस अल्फा डिवाइड बाई FC इंटू V। अब VC बाई V R हो जाता है, उसको T बाई TC कर दूंगा। कैसे कैसे करोगे ना, आपको पता है ना, VC बाई V इक्वल टू T बाई TC इक्वल टू R इक्वल टू LC बाई L, तो करो T बाई TC। क्यों करो T बाई TC ना, क्वेश्चन में T और TC हमें दिख गया। अब इसलिए आपका जस्ट डेटा पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.44। तो इस तरह से आपका रेशियो पूछा गया, तो इस तरह से हमारा जुगाड़ हो गया। तो यहां तक हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया। अब जाके आता है, बताओ जो टर्निंग होता है उसमें क्या करना है ना। पहले तो ये बात बता दूं, टर्निंग ऑपरेशन जो है वो होता है 3D, बट उसको हम इक्विवेलेंट ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट कर देंगे। टर्निंग होता है 3D, बट उसको हम इक्विवेलेंट ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट कर देंगे। करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है सारे हर चीज का, मिलिंग का भी होता है, डीलिंग का भी होता है, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। हमारा सिलेबस में सिर्फ टर्निंग है और हमारा सिलेबस में ऑर्थोगोनल कटिंग है, तो हमने सिर्फ उसी में सीमित रहे, ठीक है। ऑब्लिक कटिंग है, ऑब्लिक कटिंग है। तो ये जो आपने नेक्स्ट उसका जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में टर्निंग ऑपरेशन मिल गया ना, तो टर्निंग ऑपरेशन को हम ऑर्थोगोनल प्लेन में कन्वर्ट कर देंगे। फिर कन्वर्ट करने के बाद ऐसे 3 फोर्स आता है टर्निंग ऑपरेशन में, इस तरह से 3 फोर्स आता है, ऐसे 3 फोर्स आता है, दिस इज 3 फोर्स, ठीक है। ऐसे 3 फोर्स आता है टर्निंग में, और 3 फोर्स को हम 2 में कैसे कन्वर्ट करें, ऐसे 3 फोर्स है 2 में कन्वर्ट कैसे कन्वर्ट करें ना। ये जो आपका 2 फोर्स होता है इसको जोड़ के, Fx एंड Fy फोर्स होता है, इसको जोड़ के हमें एक रिजल्टेंट बनाता है। ये जो आपका 2 फोर्स है इसको जोड़ के हमें एक रिजल्टेंट फोर्स बनाता है। तो ऐसे 3 फोर्स होता है, 3 परपेंडिकुलर फोर्स आता है, 3 परपेंडिकुलर फोर्स आता है, उसको जोड़ के Fx Fy Z, ये आपका मान लो Fx है, Fy है, Fz है, ये हमेशा Fz रहेगा, ये कटिंग फोर्स है, और ये दोनों को जोड़ के हम रिजल्टेंट बना देंगे। जैसे रिजल्टेंट बना देंगे इस तरह से एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा, इस तरह से रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो आपका ये जो 3 परपेंडिकुलर फोर्स था उसको जोड़ के आपने क्या किया, 2 फोर्स को जोड़ के ऐसे रिजल्टेंट बना दिया यूं। अब ये Fx Fy हट गया,
उस एफ एक्स में क्या आ गया, एफ एक्स वाई। आप बोल रहा है ये जो प्लेन है ये आपका ऑर्थोगोनल प्लेन है और इस प्लेन में आपका टर्निंग भी 2D है, इसलिए इस प्लेन में इसका नाम दे दिया गया ऑर्थोगोनल प्लेन। इस प्लेन का नाम दे दिया गया ऑर्थोगोनल प्लेन। और ये ऑर्थोगोनल जो प्लेन है, ठीक है, जो अगर किसी को टाइम लैग हो रहा है वीडियो में तो आपने ब्राउजर को एक बार रिफ्रेश कर लो, नहीं तो दोबारा और एक बार ऑन कर लो, ठीक है। एक बार वहाँ से आउट होके एक बार दोबारा जो है आप एंट्री करो, तब जाके आ जाएगा। जिसका भी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है इसके चक्कर में दिक्कत हो रहा है, वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक है अभी यूट्यूब में, तो इसके कारण मैंने तो यूट्यूब में लाइव पढ़ा रहा हूँ तो ट्रैफिक तो उसमें बढ़ा ना, तो इसके कारण कहीं पर अगर थोड़ा बहुत भी ब्लर हो रहा है, मेरे तरफ से इंटरनेट यहाँ पे पूरा अभी पक्का आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप टर्निंग में थोड़ा सा हम वापस आ जाए, देखो टर्निंग 3D था, 3D है, 3D रहेगा। तो जो टर्निंग ऑपरेशन है वो आपका 3D था, 3D है, 3D रहेगा। जिसको भी थोड़ा सा टाइम लैग हो रहा है आप खुशी खुशी उसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, उसको रिफ्रेश कर दो, नहीं तो एक बार वहां से आउट होके दोबारा जो है लॉगिन कर लो, दोबारा लॉगिन कर लो, वहां से दिख जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ये जो आपका 3 फोर्स था हमने उसको 2 बना दिया। ऐसे कैसे बना दिया ना, आपके पास जो 3 फोर्स था, ऐसे 3 फोर्स था ना, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, ऐसे 3 फोर्स था ना। टर्निंग ऑपरेशन ऑब्लिक कटिंग है, ऑर्थोगोनल है ही नहीं हो। टर्निंग ऑपरेशन ऑर्थोगोनल कटिंग है ही नहीं, तो आपका ऑर्थोगोनल का फॉर्मूला कैसे लाएगा, वही तो जुगाड़ है, वही तो सीखना है। क्या जुगाड़ है, जुगाड़ है कि 2 फोर्स को हटाओ और 2 फोर्स को हटा के उसका रिजल्टेंट बना दो, उसको बोलो एफ टी। तो ये आपका एफ सी हो जाएगा, या आपका एफ टी हो जाएगा। तो आपका जो एफ एक्स एंड एफ वाई है उसका रिजल्टेंट को आपने क्या बोल लो, एफ टी है, ठीक है, या उसको रिजल्टेंट क्या बोल रहा है, एफ टी है। तो ये आपका एफ एक्स है, उसका रिजल्टेंट को आपका एफ टी बोलता है। दिस इज एफ सी, दिस इज एफ टी। ये आपका एफ सी होता है, ये आपका एफ टी होता है। ये आपका रिजल्टेंट हो गया। ये जो प्लेन है, जिस प्लेन में हम बात कर रहे हैं, ये जो प्लेन है, इस प्लेन का नाम है ऑर्थोगोनल प्लेन। तो अगर ऑर्थोगोनल प्लेन है, इस प्लेन में जो फोर्स आएगा उसका नाम होगा ऑर्थोगोनल, और सारा फोर्स का हम ऑर्थोगोनल की तरह सोचेंगे। अब इस प्लेन में जाकर हम मार्चेंट सर्किल बनाएंगे, गणेश जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो 2D है, यानी टर्निंग तो 3D है। द टर्निंग 3D था, बट हमने उसको इक्विवेलेंट ऑर्थोगोनल बनाया। एकदम दिमाग क्लियर कर ले कहानी। टर्निंग 3D था, उसको हमने इक्विवेलेंट ऑर्थोगोनल बनाया। टर्निंग 3D था, बट हमने उसको इक्विवेलेंट ऑर्थोगोनल बना दिया। तो इक्विवेलेंट ऑर्थोगोनल बना के जुगाड़ किया जा रहा है, इक्विवेलेंट ऑर्थोगोनल, ठीक है। अब ये आपका एफ जेड हो गया एफ सी, और एफ एक्स हो गया एफ टी। इसलिए आपका जो कन्वर्सन फॉर्मूला आता है, कन्वर्सन फॉर्मूला आता है, वो कौन सा आता है ना, आपका जो एफ सी बनाऊंगा वो एफ जेड को बनाऊंगा। अब बोलोगे कोई आपने चेंज ही नहीं किया, कहाँ से चेंज नहीं किया। ये 3D का एक फोर्स था एफ एक्स, एफ आई, एफ जेड, और ये 2D का एक फोर्स हो गया एफ सी, एफ टी। तो ध्यान रखें ये 3D से 2D में कन्वर्ट हुआ, वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन 3D से 2D कन्वर्ट हुआ। इधर सबका जो एफ टी बनाया जाएगा वो एफ एक्स वाई को बनाया जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाई साइन लैम्डा इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाई कॉस लैम्डा। तो आपका जो एफ सी है, जो आपका एफ सी है वो आपका एफ जेड होता है, जो आपका एफ टी है आपका एफ एक्स वाई होता है, वो आपका एफ एक्स बाई साइन लैम्डा इक्वल टू एफ आई बाई कॉस लैम्डा। एफ एक्स बाई साइन लैम्डा इक्वल टू एफ आई बाई कॉस लैम्डा। ये आपका एकदम दिमाग में घुसे कहानी कि आपने टर्निंग था, टर्निंग को इक्विवेलेंट बना लिया, और एक बार इक्विवेलेंट बना लिया मतलब वो ऑर्थोगोनल बन गया। फिर एकदम गणेश जी वाला फॉर्मूला से जो जो फॉर्मूला हमने पढ़े हैं हर फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दूंगा। क्यों कर दूंगा ना, हमने कन्वर्ट कर चुके हैं ना, 3D था, ऑब्लिक था, बट हमने इक्विवेलेंट ऑर्थोगोनल कर चुके हैं ना। जब कर चुका है तो हम क्यों नहीं लगाएंगे, हर फॉर्मूला लगेगा, जितना भी ऑर्थोगोनल कटिंग का फॉर्मूला है सारे लगेगा। एकदम मतलब गणेश जी वाला फॉर्मूला से शुरू करके अभी तक जितना फॉर्मूला पढ़ो सारे लग जाएगा, ठीक है। ऐसे करके कन्वर्ट करना है। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा ना, बोलेगा देखो ऑर्थोगोनल टर्निंग हो रहा है, मतलब इधर से बोल रहा है टर्निंग भी हो रहा है और उधर से बोल रहा है ऑर्थोगोनल भी है। तब ऑर्थोगोनल टर्निंग का जब बताएगा तब क्या करेंगे, अगर ऑर्थोगोनल टर्निंग का बताएगा तब क्या करेंगे ना, ऑर्थोगोनल टर्निंग के लिए सिर्फ इसका वैल्यू 90 डिग्री कर देंगे, इसका वैल्यू 90 डिग्री बस। टर्निंग है तो आपका लैम्डा का वैल्यू 60 से 90 के बीच में आएगा। अगर ऑर्थोगोनल टर्निंग है तो लैम्डा का वैल्यू 90 होगा बस। कोई भी क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल टर्निंग, और भर भर के ऑर्थोगोनल टर्निंग का क्वेश्चन आता है,
भर भर के ऑर्थोन टर्निंग का क्वेश्चन आता है, इसलिए भर भर के ऑर्थोन टर्निंग आएगा, ठीक है। तो यूट्यूब हैज़ रिसेंटली रिड्यूस, एक्चुअली विजिबिलिटी इसको कम कर दिया गया, जो बैंडविड्थ है कम कर दिया गया यूट्यूब का, इसके कारण जो है लिखा दिखने में दिक्कत होगा। बट मैंने ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ और मैंने ना फॉन्ट साइज बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इसमें भी अगर देखने में दिक्कत हो रहा है तो मैं और इसको बढ़ा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ब्लैक कलर यूज करने से आपको अच्छा से दिखेगा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड में ब्लैक लिखेंगे तो अच्छा से दिखेगा और जितना भी रिड्यूस कर दे दिखेगा, ठीक है। वर्ड्स जो है मैं उसको लिखता हूँ ढंग से, जो वर्ड्स अगर अच्छा से नहीं दिख रहा है मैं उसको दे देता हूँ। बैंडविड्थ कम किया है, वो जो यूट्यूब है, यूट्यूब में लोड ज़्यादा बढ़ने के कारण वो लोगों ने पिक्सल को कम कर दिया है, इसलिए दिक्कत हो रहा है, तो मैं और बड़ा करके लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपका जो लैम्डा है प्रिंसिपल कटिंग एंगल, इसका वैल्यू कर दो 90 डिग्री, तो क्या होगा, जो लैम्डा का वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा, अभी दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है, तो लैम्डा का जो वैल्यू है उसको हमने कर दिया 90 डिग्री। जैसे ही कर दिया हो जाएगा ऑर्थोगोनल टर्निंग। स्पीक इन इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज आई एम एक्सप्लेन व्हाई आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। आई एम ऑल्सो नॉट हिंदी स्पीकिंग पर्सन, आई एम ए बंगाली पर्सन, but I have to speak in Hindi because of this subject, and obviously most of the students are Hindi speaking, so they can get easily. Otherwise, if I convert total in English, they will, everyone will some difficulties, and this subject is not so easy. This is a very difficult subject to understand. That's why I am using Hindi. बोर्ड में लाइट कम कर दो, नहीं बोर्ड में लाइट तो है, बोर्ड में लाइट दे रखा हूँ, रेड मार्कर से लिख के दिखाता हूँ, जिसको अगर रेड मार्कर से दी है तो रेड मार्कर से। तो आपका जो लैम्डा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। व्हिच वन इज विजिबल, रेड और ब्लैक। तो अभी थोड़ा सा देखो, अभी 1 घंटे 16 मिनट 1 आवर 16 मिनट हो चुका है, तो इसलिए ये लोग अभी गलत कर सकता है, ठीक है। ब्लैक ही कलेक्ट, अभी थोड़ा सा इसको स्टॉप किया जाए, और हम लोग और भी जुगाड़ बना रहे हैं, नॉट ओनली यूट्यूब, हमने स्टूडेंट पोर्टल में भी जुगाड़ बना रहा है। अगर आपको देखने में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम दोबारा जुगाड़ करेंगे, तो बाद में जो है ये जुगाड़ किया जाएगा। और जब तक ये मैं दोबारा आपको अनाउंस नहीं करूंगा तब तक देखो, ब्लैक कलर ही मैंने जो सौरभ बोल रहा हूँ बहुत सही है, मैंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया हूँ। उसमें व्हाइट बोर्ड में अगर ब्लैक कलर में लिखोगे तो अच्छा से दिखता है। अभी जो 2 मैं चीज लिखा हूँ, लैम्डा 90 डिग्री, एक रेड कलर से एक ब्लैक कलर से, आपको दिखेगा ब्लैक कलर में फिर भी दिख रहा है, रेड कलर में फिर भी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा, इसलिए इट इज़ विजिबल, ठीक है। वो विजिबल होता है, बट यस अभी 1 घंटे 16 मिनट हो गया, इसलिए जो यूट्यूब वाले भी समझ रहा है कि ये बंदा छोड़ेगा नहीं, ठीक है, इसलिए लोग तंग कर रहा है। तो थोड़ा सा भी और ट्राई करते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर से एक बार लिख के देखते हैं, अगर दिक्कत होगा तो बंद करेंगे, और अगर इन बिटवीन बंद हो जाता व्हाट्सएप में फिर बात करेंगे। और जब तक मैं नेक्स्ट अनाउंसमेंट नहीं करूंगा तब तक लाइव में नहीं होगा, ठीक है। ये टॉपिक खत्म हो जाए जो हमने टॉपिक शुरू किया। देखो, टर्निंग ऑपरेशन एक 3D ऑपरेशन है, टर्निंग ऑपरेशन एक 3D, लेकिन सारे स्टूडेंट को मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप स्टूडेंट पोर्टल में ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम इसके बाद अगर यूट्यूब में दिक्कत करेगा हम स्टूडेंट पोर्टल में जुगाड़ लगाएंगे, स्टूडेंट पोर्टल से भी हम लाइव आ सकते हैं। और इसके बाद आपका जो अभी बनाया गया एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी ज्वाइन कर ले, तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन करें, ठीक है। जितना भी हमारा स्टूडेंट है वो ज्वाइन करना जरूरी है। तो इस तरह से हम जो आपको हर तरफ से कोशिश कर रहा है कि आपके पास हम रीच हो जाए। जैसे आप देख रहे हो, हमारा बैक एंड में भी हमारा जो टीम बैठा है, जो वेब टीम से सपोर्ट कर रहा है, जो हमें जो हमारा इसको सपोर्ट करने के लिए, मैं यहाँ पे बंगाल में बैठा हूँ, वो दिल्ली में बैठा है, बट जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो सारे लोग अभी आपको स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लगे हैं। थैंक यू एवरीवन, जो इतना भी प्रॉब्लम के बाद भी वो सपोर्ट भी कर रहे हैं हमें। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपका जो है टेलीग्राम जो चैनल है अभी जो बना है, मैकेनिकल वाला जो चैनल है, जिसको आपके पास ये मेडिस की तरफ से लिंक जाएगा, मैं नहीं दूंगा, मेडिस की तरफ से आपके पास लिंक गया होगा, आपका मेल में नहीं तो आपका व्हाट्सएप में मेडिस की तरफ से लिंक जाएगा, उसमें आप ज्वाइन करें, ठीक है। तो स्टूडेंट पोर्टल जो है उसमें ज्वाइन करें, जो स्टूडेंट पोर्टल है उसमें भी लॉगिन करें, क्योंकि इसके बाद हम हो सकता है यूट्यूब से ना करके स्टूडेंट पोर्टल में लाइव आ जाए, स्टूडेंट पोर्टल में हम वीडियो डालें, स्टूडेंट पोर्टल से हम डिस्कस करें। तो हम हर टाइप का ऑप्शन इसमें एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। किसी हालत में हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट तक पहुँचना, ठीक है। जो मेडिजी टीम है सारे लोग कोशिश कर रहा है कि आप तक, हम सारे लोग अभी घर में बंद हो गए, और मेरा भी यहाँ पे मैं बंगाल में आया हूँ, तो बहुत अच्छी बात है कि ये सब जुगाड़ हमें मिल गया। ये बोर्ड लाने के लिए हमारा 3 निकल गया, लेकिन हम बोर्ड लेके आए,
ठीक है। यहाँ पे आने के बाद भी जो है बोर्ड यहाँ पे बहुत दूर से हमने लाना पड़ा, बट हमने जुगाड़ लगाया कि देखो स्टूडेंट अगर घर बंद हो रहा है तो हमें तो कंटैक्ट करने के लिए बोर्ड में लिखने के लिए बोर्ड चाहिए, तो इसके लिए हमने जुगाड़ बनाया। तो कोई बात नहीं, अभी होगा। अभी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, ये दिखाई दे रहा है। और ब्लैक कलर हम यूज़ करेंगे, उससे आपको दिखाई देगा, अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा करके लिखेंगे तो और अच्छा से दिखाई देगा, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला विषय है कि आपका जो मर्चेंट सर्किल है, मर्चेंट थ्योरी है, फोर्स रिलेशन है, जो कुछ भी हमने ऑर्थोनॉल का पढ़ा हर फॉर्मूला लग जाएगा आप ऐसे कन्वर्सन करने के बाद। तो आप बोलेगा अच्छा आपने फोर्स का कन्वर्सन किया, जियोमेट्री का क्यों नहीं किया? अगर आपने फोर्स का कन्वर्सन किया, जियोमेट्री का क्यों नहीं किया? वो भी करेंगे। कैसे करेंगे ना, आप बोलोगे जो जियोमेट्री का कन्वर्सन करना है, जो आपका जो टी निकालना है, टी इक्वल टू फीड रेट एफ इंटू साइन लैम्डा। जो आपका फीड रेट है, जो है फीड रेट है एफ है, तो टी इक्वल टू एफ इंटू साइन लैम्डा, जो टी इक्वल टू एफ इंटू साइन लैम्डा। व्हाट्सएप में मेरा नंबर सबको पता है, जो व्हाट्सएप नंबर है दैट इज 9582314327। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें आप व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब में भी कर सकता है, उसमें कहाँ करेंगे कोई बात नहीं, अभी आपका जो है कार्ड दिखाई देगा। और ये जो चीज़ है ये आपका इसमें लिख कर रहा हूँ। अब थोड़ा और हम सफाई भी कर देते हैं, जो ब्लैक कलर है वो भी क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी यूट्यूब में थोड़ा सा नॉन क्लियर है तो हम दूसरा जुगाड़ लगा लेंगे, ठीक है। तब तक आप खुश रहे। अभी जो हम बात कर रहे हैं इसमें देखो, तो t इक्वल टू एफ साइन लैम्डा, तो t इक्वल टू जो है एफ इंटू साइन लैम्डा हो गया। और जो b है, b मतलब है विड्थ ऑफ काट है, दैट इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ काट डिवाइड बाई साइन लैम्डा। तो आपके पास टोटल कितना फॉर्मूला आ गया? 4। कितना फॉर्मूला आ गया? 4। तो आपने फोर्स का 2 कन्वर्सन किया था, ठीक है। और जो फोर्स का 2 कन्वर्सन किया था, और जियोमेट्री का जो है 2 कन्वर्सन किया। तो 4 कन्वर्सन करने के बाद टर्निंग ना रहा, वो बन गया ऑर्थोनॉल। टर्निंग ना रहा, वो बन गया ऑर्थोनॉल। तो ऐसे करके 4 कन्वर्सन यूज कर ले, ठीक है। 4 कन्वर्सन यूज कर ले, जैसे ही कर लेंगे उसके बाद आपने उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें पहले ध्यान रखिए, क्वेश्चन में अगर टर्निंग आया तो आप ध्यान रखिए जो लैम्डा है, प्रिंसिपल कार्टेशियन है, उसका वैल्यू कुछ दिया रहेगा, उसको देख के पुट करना है। अगर ऑर्थोनॉल टर्निंग आया, लैम्डा का वैल्यू 90 पुट कर देना है, ठीक है। मैं इसका 90 पुट कर देना है। और अगर आपका टर्निंग आया, जो सोमदीप भुनिया पूछ रहा है, आई एम फ्रॉम मेदिनीपुर बंगाल, मैं भी मेदिनीपुर में ही हूँ, वहीं से बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी कभी क्लियर होता है, कभी थोड़ा हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, उसमें कोई बात नहीं। और ये बहुत ज़्यादा टाइम भी हमने यूज़ कर लिया इसको, यूट्यूब को, ये इसके कारण भी ये लोग जुगाड़ लगा रहे हैं। तो आपका मिल्की सिंह CS जो है, CS होता है साइड कटिंग एंगल, CS का वैल्यू 0, एकदम सही बोला मिल्की, CS का वैल्यू 0 है, CS का वैल्यू 0 है, तभी लैम्डा का वैल्यू 90 हुआ। अब ये जो केस है, क्वेश्चन टर्निंग का है, क्वेश्चन ऑर्थोनॉल टर्निंग का है, तो आप क्या करेंगे, 4 कन्वर्सन कर दोगे। जैसे ही 4 कन्वर्सन कर दोगे उसके बाद पूरा क्वेश्चन बन जाएगा ऑर्थोगोनल, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा ऑर्थोगोनल। और जो भी क्वेश्चन इसमें है उसके पीछे पेज नंबर चेक करके पीछे देखना आंसर होगा, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन जैसे जितना भी क्वेश्चन है सारा चैप्टर पहले खत्म होगा, उसके बाद जब नेक्स्ट पेज में जाओगे तब जाकर आपको उसमें क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो वहाँ से देखो। तो अभी जो मैंने करा दिया वो खत्म हो गया, टर्निंग का जो जुगाड़ बताया वो खत्म हो गया। तो अभी हम यहाँ पे हमारा आज का कहानी यहीं पे समाप्त करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट कहाँ लाइव होगा, यूट्यूब में होगा कि आपका पोर्टल में होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, वो जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक हमसे दूसरा तरीका से कांटेक्ट करें। और दूसरा तरीका मतलब व्हाट्सएप में ही कांटेक्ट करें अभी, क्योंकि अब मैं भी बैठा हूँ तो आपका 16 घंटा मैं व्हाट्सएप में ही टाइम बिता रहा हूँ और आपको कुछ कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कुछ बनाया जाए। तो इस तरह से जो है आप खुश रहे, निश्चिंत रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं सुबह से बता रहा हूँ वो बात ध्यान रखें, जो मैं सुबह से बता रहा हूँ कि आप इस टाइम में सबसे ज़्यादा ध्यान हेल्थ में रखें। अभी उससे ज़्यादा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर आप खुश रहेंगे तो आपका हेल्थ कभी भी खराब नहीं हो सकता। अगर आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे तो आपका हेल्थ कभी खराब नहीं हो सकता। मेन प्रॉब्लम है हमारा ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा चीज़ है। अगर आपका ब्रेन खुश रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आपको मैं रोबोटिक्स पढ़ाता हूँ, आपको मैं सारे चीज़ बताया कि जैसे मैं हाथ को यहाँ पे उठा रहा हूँ,
इसका मतलब ये नहीं कि हाथ खुद से उड़ रहा है। तो कैसे हो रहा है ना, ब्रेन से कमांड जा रहा है कि उठो, तभी जाके हाथ उठ रहा है। अगर ब्रेन से कमांड ना जाए तो उठेगा नहीं। तो मतलब क्या होगा, आप ब्रेन को अगर हार्ट को चल जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, तो तभी तो पंप करेगा ब्लड को। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि आप अगर खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका हार्ट अच्छा से चलेगा, लंग्स अच्छा से काम करेगा, सारा चीज़ अगर अच्छा से फंक्शन करेगा, आप इम्यूनिटी ज़्यादा रहोगे। और अगर आपका इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगा तब जाके आपको कोई भी वायरस पकड़ नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने बचपन से सुबह से शाम तक एक ही बात बताता हूँ, जिंदगी में पहले खुश रहे। जिंदगी का मकसद जो है वो ऐसा नहीं कि हम जिंदगी दुखी होकर बिताए, सारा जिंदगी बीतने के बाद बोले कि हम देखो जिंदगी कैसे हमारा दुखी दुखात्मा हो गया। ठीक है, हम एक दुख मिसाल जिंदगी किस तरह से बिताया, ऐसे टाइप का सोच विचार ना लेके आए, दिमाग में ही ना लेके आए। और दिमाग अगर आपका क्लियर रहे तो आपको कोई इस धरती में कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी आपका, ना तो आदमी आपका कुछ बिगाड़ सकता, ना तो वायरस कुछ बिगाड़ सकता, ना तो कोई कुछ बिगाड़ सकता। तो इसलिए क्या होता है कि हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और आप सेहत में ध्यान सबसे ज़्यादा भी हेल्थ में रखना है। ठीक है, जब तक ये लॉकडाउन पीरियड है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान आप मतलब अपना हेल्थ में दे। और हेल्थ में देने का मतलब ये नहीं कि हेल्थ में दे मतलब बहुत कुछ करना है। आपको हाथ धोने का जुगाड़ बताया, साफ सुथरा रहे, कपड़ा वपड़ा खुद से धोए, और आप जो है ढंग से ये करे, क्या बोलता है, जो खुश रहे और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, घर में रहे। तो आपका हमेशा ना जिंदगी में हमेशा जो है आपका जो नेचर है, नेचर शुड बी सेंस ऑफ ह्यूमर। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप रिलेशन में भी खुश रहेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ भी खुश रहेंगे, घर में भी खुश रहेंगे। ठीक है, आप पड़ोस में भी खुश रहेंगे, फ्रेंड सर्कल में भी खुश रहेंगे। बट उसके लिए क्या होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए अगर जिस रिलेशन में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, जो बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, वो रिलेशन जो है एकदम जो है आपको बांध देता है। आप जो है उसमें आपको लगता है कि मैं फंस चुका हूँ। और जहाँ भी सेंस ऑफ ह्यूमर ढंग से काम करता है, वहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर ढंग से काम करता है, ठीक है, वो जाके आप देखोगे आप हर चीज़ में खुश रहोगे। गर्लफ्रेंड के साथ भी, ठीक है, गर्लफ्रेंड नाराज है, उसके साथ सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे यूज़ किया जाए वो कोशिश करो, तो नाराज़गी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा जो है कि आप सीरियस टॉक करोगे, एकदम सीरियस रहेंगे, ऐसा सीरियस रहेंगे, दुनिया को दिखा देंगे मैं कितना सीरियस हूँ। ऐसे टाइप का करने से आपका ब्रेन जो है ऑक्यूपाइड होगा, आप मुंह पे तो कुछ और बोलोगे, आपका दिमाग में कुछ और चलेगा, उसके चक्कर में आपका ब्रेन हार्ट ढंग से फंक्शन नहीं करेगा, लंग्स ढंग से फंक्शन नहीं करेगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगा, आप अपना ही जो है बीमारी पकड़ के लाओगे। इसलिए क्या होता है कि आप एकदम जो है एकदम खुश होके रहे और निश्चिंत होके रहे। जहां से भी जो वायरस आते रहे, दुनिया का कोई कर पाएगा। और मैं इस बात से एकदम बेहद खुश हूँ। तो मेरा जुगाड़ अगर इस्तेमाल करेंगे तो किसी को भी वायरस पकड़ेगा भी नहीं। और 2 दिन बाद हॉस्पिटल भर जाएगा, उसके बाद कहाँ जाओगे, उसके बाद कौन आपको देखेगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम है हमेशा रहेंगे, और उसके लिए आप निश्चिंत रहे। मैं भी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि खुशी खुशी रहे। अब लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है, सारे लोग कितना चैट में मैसेज भेज, असल विषय है वो तो लोग करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसको ऐसे निगलेक्ट कर सकता है। तब तक खुश रहे, निश्चिंत रहे। ठीक है, मेरा जो टाइम है अभी हो गया। अभी आप भी जो है आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मिलेगा, आप कांटेक्ट करते रहिए। ठीक है, कांटेक्ट करते रहिए। बट अभी जो है हम नेक्स्ट कब आएंगे इसमें लाइव में, उसमें हम बात नहीं कर रहा है। इसके बाद आपको मैं उसमें भी भेजूंगा, व्हाट्सएप है उसमें भेजूंगा, और फेसबुक है उसमें भी भेज दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तब तक खुश रहे, निश्चिंत रहे। बाय बाय। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट हो गया, तो हमारा बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। और लोगों ने इतना न्यू ईयर है उसका भी अभिनंदन है सबको। और सबको खुश रहने का मैं बात कर रहा हूँ, सबको जो है हैप्पी रहने का बात का, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा रहे, और किसी को ना पकड़े और किसी को नहीं पकड़ेगा, ये मेरा भरोसा है और ये भरोसा रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।